अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली मुझे कंफर्म करने की मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको। चैट में बता दें या फिर अनम्यूट करके बता दें। ओके, जी आ रही है सर। थैंक यू। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है मैंने, और पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक में जो हमने डिस्कस करना था कि एक एसिन को मीटू कैसे करते हैं, या एक एफपीए होलसेल में लिस्टिंग कैसे करते हैं अमेजोन अपने सेलर सेंटर के अंदर। तो हम उसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक सेलर सेंटर है जो मैंने अभी अरेंज किया है। तो सिंपल है, आप यहाँ पे आएंगे अपने सेलर सेंटर पे, इस तरह से आपके सामने ये सेलर सेंटर ओपन होगा, और आपने यहाँ पे आना है कैटलॉग में। कैटलॉग के बाद आएंगे आप ऐड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और यहाँ पे अब आपसे पूछेगा कि आपके पास क्या चीज़ है, प्रोडक्ट का नेम है या यूपीसी है, ईएएन है, आईएसपीएन है या एसिन है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एसिन है। ओके, लेट्स सपोज हम ये वाली एक लिस्टिंग है, कोजेक्स का एक एक्नी पिंपल मास्टर पैच है जो हम मीटू करने जा रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। हम जब मीटू करते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब क्या ये ऑलरेडी अनगेटेड है या गेटेड है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपने यहाँ पे इसका एसिन कॉपी कर लेना है। एसिन कॉपी आप यहाँ पे इसके यूआरएल से भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे बॉटम पे आए तो यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स का पेज है, ये सेक्शन है, यहाँ पे भी आपको एसिन मिल जाएगा। एसिन कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको पेस्ट करें और इसको सर्च करवा लें। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको सर्च करवाया तो यहाँ पे ये अप्लाई टू सेल का हमें कह रहा है। हम शो लिमिटेशंस में जाएंगे और देख लेंगे कि ये लिमिटेशन क्या है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है यू नीड टू अप्रूवल टू लिस्ट इन टॉपिकल प्रोडक्ट्स। तो टॉपिकल प्रोडक्ट बेसिक ब्यूटी की कैटेगरी है जो कि ये शो कर रहा है कि गेटेड है। तो एक सेशन हम पहले कर चुके हैं कि प्रोडक्ट को अनगेट करने का क्या टिप्स होती हैं, ट्रिक्स क्या हैं, वो ऑलरेडी शेयर हो चुका है। वो जिसने नहीं देखा वो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे एसिन सर्च करवाना है और यहाँ पे इसको ये आपके पास सामने ले आएगा, अप्लाई टू सेल यहाँ पे आ जाएगा। या फिर अगर मैं सपोज कहता हूँ कि ये एक एसिन था, आप दूसरा एसिन ट्राई कर लेते हैं। एक ये केबल मैनेजमेंट की स्लीव है, ये कैटेगरी है होम एंड इम्प्रूवमेंट की। तो आई थिंक ये दिस वन विल बी इन ऑटो, जो है ना वो अनगेटेड होगा। हम इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। एसिन कॉपी करेंगे, सेम वही दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। कैटलॉग में आएंगे, एड प्रोडक्ट्स में आएंगे, सर्च करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अप्लाई टू सेल का बटन नहीं आ रहा है। शो लिमिटेशन पे जाऊंगा तो यहाँ पे ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इस आइटम को कलेक्टिबल, रिफर्बिश्ड या यूज कंडीशन में लिस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो न्यू कंडीशन है उसमें आप कर सकते हैं। मैं कह दूंगा ठीक है, न्यू कंडीशन है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो पहले जो गेटेड था वो मतलब टॉपिकल की कैटेगरी के अंदर था, हम उसको दोबारा मतलब यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं अभी। अब मैं उसको प्रॉपरली लिस्ट नहीं कर सकूंगा, उसकी वजह ये है कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है यहाँ पे। मैं अगेन उसको सर्च करवाता हूँ, ये वही मेरे पास अप्लाई टू सेल कर रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा। अगर मेरे पास मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या ये टॉपिकल की कैटेगरी के अंदर रिक्वायर होंगे। मैं क्लिक करूंगा रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर अगेन।
ओके, यहाँ पे मेरे से पूछेगा कि आप रीसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, बोथ हैं। मैं कहूँगा मैं रीसेलर हूँ। तो यहाँ पे आप आके मतलब जो जो ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है वो आप जो है यहाँ पे उसको सबमिट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे ये आपसे इनवॉइस मांग रहा है और यहाँ पे पिक्चर्स मांग रहा है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा अभी, ठीक है। और ये कैटेगरी अनगेटेड का मेरे से कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि ये वन टाइम होता है या मतलब हर दफा आपको अनगेट करना पड़ता है। तो ये वन टाइम होता है, आपने एक दफा अनगेट करवा लिया तो इसके बाद आप जितने भी इसमें लिस्ट करेंगे वो ऑलरेडी अनगेट हो गए, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नहीं था, हम अब वापस जाते हैं। हम अपना वही मेन एसिन जो ऑलरेडी अनगेट है उसको लिस्ट करते हैं यहाँ पे प्रॉपरली अब, ठीक है। मैंने इसको सर्च करवा दिया, सिलेक्ट कंडीशन कर दी, सेल दिस प्रोडक्ट करूंगा मैं, ठीक है। सेल दिस प्रोडक्ट पे मैं कर दिया तो यहाँ पे ये मेरे से पूछेगा। अब यहाँ पे जो पीएल और होलसेल की लिस्टिंग है वो बड़ा फर्क है उसमें। पीएल की लिस्टिंग करते हैं तो प्रॉपर उसमें आपको टाइटल वगैरह उसकी सारी कंटेंट लिखवाना पड़ता है और यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो ये एक बेसिकली ये लिस्टिंग जो है ना वो हम एक मी टू कर रहे हैं खाली। उसमें भी आपके पास ऑप्शन देता है यहाँ पे, अगर मैं कैटलॉग गेट प्रोडक्ट्स में आऊँ तो अगर मैं पीएल की लिस्टिंग करने जाता हूँ ना तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन देता है आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आके इसको प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे। लेकिन हमारे केस में हम ऑलरेडी सेलिंग आइटम को मी टू कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सर्च करवाते हैं, ठीक है। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मतलब बिटवीन द पीएल लिस्टिंग या होलसेल लिस्टिंग। तो बड़ी सिंपल है, आपने इसको मतलब सर्च करवाया और जो है ना सिलेक्ट कंडीशन की और उसके बाद उसको सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूछेगा आपसे आप अपनी प्रोडक्ट की क्या प्राइस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने जब भी प्राइस लगानी है जब भी लिस्ट करते हुए तो एक सिंपल सी ट्रिक है। आपने जो है प्राइस हमेशा जो लोएस्ट प्राइस है ना यहाँ पे लगी भी शो कर रहा है 9.99, इससे आपने आपकी रखनी है। इसको मतलब सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आप प्राइस लगा देते हो और वो पीछे से आपको लगता है कि मतलब ठीक है ये मैंने मैच कर दी, लेकिन वो सम टाइम मैप होता है या मैप इंप्लीमेंट हो जाता है। आपकी इवन प्रोडक्ट लाइव नहीं भी होती तब भी वो मतलब लिस्टिंग कहीं ना कहीं शो होना स्टार्ट हो जाती है। इवन जब आप मतलब बैक ऑर्डर में आते हैं या मतलब ऊज भी चले जाते हैं तब भी आपकी लिस्टिंग शो हो रही होती है। तो फिर आप पे जो है ना वो आपको कंप्लेन करते हैं ब्रांड वाले कि आपने मतलब लिस्टिंग की है और इवन ये कि आप सेल नहीं भी कर रहे तब भी आप जो है ना मतलब कम प्राइस लगा कर बैठे हुए हैं। तो आपने ट्राई करना है कि जब आप प्रॉपरली स्टॉक में आ जाएंगे तब आप प्राइस के साथ प्ले करें। तो वरना आप यहाँ पे प्राइस को थोड़ा सा $1 या $1.5 अप रखें। अब यहाँ पे $10 जो है ना वो मतलब इसकी प्राइस है जो मतलब लिस्टिंग की करंट प्राइस है इस वक्त जिस पे सेल हो रही है। अगर लोएस्ट प्राइस देखी जाए तो 9.99 है। तो मैं कह दूंगा ठीक है मैं 11 में इसको लिस्ट करता हूँ। और यहाँ पे मेरे से एसकेयू पूछेगा। अब यहाँ पे भी ये चीज मैनेजमेंट के अंदर आती है, वरना तो आप इसे खाली छोड़ दें सेलर एसकेयू को तो कोई मसला नहीं है, मतलब ऐसे ही छोड़ दें। अब यहाँ पे इसने कहा भी है कि एक दफा आपने एसकेयू लगा दिया तो वो चेंज नहीं हो सकेगा। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि मतलब जब भी मतलब एसकेयू लगाएं तो उसका प्रॉपर जो है ना एक नेम जो है ना वो आप रख लें कि जैसे अब है ये ना ये है ये देखें आइटम का मॉडल नंबर यहाँ पे आपको मिल गया। आपने कोशिश करनी है कि आपने आइटम का मॉडल नंबर ये CR था ना जैसे, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं ब्रांड का नेम भी पूरा लिख दूं COSRX, ठीक है। इस तरह से मतलब प्रॉपर लिख के मैं फिर उसको मीटू करूँ ताकि मुझे नेक्स्ट जब भी मैं मेरे पास 50-60 SKUs होगा तो मेरे लिए मैनेज करना आसान होगा। वरना अगर आप इसको ऐसे मीटू करते जाएंगे तो फिर बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि ये A to B ABC वाली लिस्टिंग है किस चीज की। तो आप इस चीज का थोड़ा सा मतलब ख्याल रखेंगे जब आप मीटू कर रहे होंगे लाइक द सेलर एसकेयू को। आप ये चेंज नहीं हो सकेगा क्योंकि लिस्टिंग डिलीट हो जाएगी लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्वांटिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कंडीशन भी है, कंडीशन हमारे पास न्यू ही होती है, हम यूज नहीं सेल करते। अब क्वांटिटी है ये है बेसिकली FBM के लिए। अगर आप FBM करना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी लिख दीजिए जितनी आपके पास अवेलेबल है, 100 करने जितनी भी कर दें। लेकिन हमारे केस में हम करेंगे FBA, ठीक है। FBA करूंगा तो ऑप्शन गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आप सेव एंड फिनिश कर देंगे इसे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे वो पहला तो हमारा स्टेप हो गया कंप्लीट कि मतलब एक एसिन को मीटू कैसे करना है। और यानी कि जो होलसेल की लिस्टिंग है वो बेसिकली यहाँ पे अभी क्रिएट मतलब हाफ हो गई है, हाफ रह गई है। अब यहाँ पे वो चीज़ आ गई है कि जो हम मैन्युफैक्चर बारकोड और अमेजोन बारकोड पे डिस्कस करेंगे। अब जो मैंने बताया था कुछ लोगों ने मेरे से पहले ही पूछा था ग्रुप के अंदर, तो मैं उनको उस वक्त बता नहीं सका था या सेशन हम नहीं कर सके थे। तो अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर बारकोड और अमेजोन बारकोड दो डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। मैन्युफैक्चर बारकोड बेसिकली एक ऐसा बारकोड है यानी कि जिसे हम UPC भी कहते हैं,
आप कोई भी ऐसा आइटम मतलब अमेजोन से या किसी से भी जगह से, इवन के नॉर्मल शॉप से भी परचेज करें, तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि मतलब एक बारकोड लगा होता है। मतलब आप कोई भी बिस्किट लेते हैं बाहर से जाके, या कोई भी आप मतलब कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसके ऊपर लाजमी एक तरह का मतलब जो है ना बारकोड लगा होता है। तो बेसिकली वो यूपीसी होता है या जो भी मतलब ईएन होता है, तो वो एक मैन्युफैक्चर बारकोड कहलाता है। तो अमेजोन जो है वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए अमेजोन आपको दो ऑप्शन देता है होलसेल के अंदर। प्राइवेट लेबल वालों को तो जहरी सी बात है कि वो अपना एक एफएनएस की लेबल लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारे केस में जो है ना हमारा एस्टेब्लिश ब्रांड होता है ऑलरेडी जो हम सेल कर रहे होते हैं। तो अमेजोन हमें दो ऑप्शन देता है कि आप या तो मैन्युफैक्चर बारकोड लगाओ या अमेजोन बारकोड लगाओ। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चर बारकोड या अमेजोन बारकोड। अच्छा, अब इसमें से जाना किस पे चाहिए, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है इसमें। अब बेसिकली मैन्युफैक्चर बारकोड का कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैन्युफैक्चर बारकोड का जो एक फायदा है जो अमेजोन खुद रिकमेंड करता है वो ये है कि मतलब आपकी इन्वेंट्री सपोज एक कैलिफोर्निया के एक वेयर हाउस में गई है, और आपके जब वो कैलिफोर्निया की स्टेट के अंदर से एक ऑर्डर आया है, लेकिन वो आया है किसी और को, ठीक है। वो आया है मतलब किसी और को। तो अमेजोन क्या करेगा, अगर आपने मैन्युफैक्चर बारकोड लगाया होगा तो वो क्या करेगा कि वो आपका जो है इवन के बाय बॉक्स भी दूसरे सेलर के पास था, वो आपकी इन्वेंट्री में से वो पैक जो है ना प्रोडक्ट उठा के उस सेलर के थ्रू मतलब उसको सेल कर देगा, और उसकी जगह पे आपको कंपनसेट करेगा। मतलब जो भी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो आपको पे हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि मतलब आपकी जो इन्वेंट्री की जो रोलिंग है ना वो बहुत फास्ट होगी। इवन ये कि आपका जो है ना मतलब ऊपर से आपको सिर्फ सीओजीएस जो भी है ना आपकी अंदर आपने सेट की हुई है वही मिलेगी, आपको पूरा का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी इस पे। लेकिन स्टिल ये है कि मतलब आपका स्टॉक बड़ा तेजी से रोटेट होगा। अब इसका जो सिर्फ एक यही इसका मेजर बेनिफिट है कि इसमें ये है कि मतलब आप इवन के आउट ऑफ स्टॉक भी जाने वाले हैं, लेकिन आपके पास फिर भी मतलब कि दूसरी सेलर्स का जो स्टॉक है ना वो भी आपके मतलब मैन्युफैक्चर बारकोड के थ्रू अमेजोन जो है ना वो अपने सेलर को फैसिलिटेट करने के लिए क्विक डिलीवरी के लिए ये रिकमेंड करता है। तो अब इसमें सिर्फ एक ये फायदा है, मतलब इतना कोई खास फायदा नहीं है ये, मतलब इसमें बल्कि इसका उल्टा नुकसान है। नुकसान ये है कि सबसे बड़ा कि अब जब आपका मैन्युफैक्चर बारकोड लगा होता है तो अगर आपके रिटर्न आते हैं तो अमेजोन को ये पता नहीं होता कि ये मतलब किस सेलर का रिटर्न आया, या वो ड्यूरिंग दी मतलब जब प्रेप के अंदर वो या एफपीए सेंटर के अंदर आपकी इन्वेंट्री होती है तो अमेजोन को ये कहीं आपका एक दो आइटम आसपास मतलब कहीं दूसरे बॉक्स में चले गए, या अमेजोन को आइडिया नहीं हो सका, या गलती से बाय मिस्टेक चले गए, तो वो जो है मतलब रिकवरेबल नहीं होता। फिर अमेजोन को नहीं पता चलता कि मतलब ये किस सेलर का था, वो किसी और बॉक्स में डाल देगा उस आइटम से मिलते जुलते। तो हमेशा जो है ना वो रिकमेंडेड किया जाता है कि मैन्युफैक्चर बारकोड पे ना जाएं, बल्कि आप अमेजोन बारकोड पे जाएं। अमेजोन बारकोड पे सिर्फ ये फर्क है कि आपको जो है ना यूएसए के अंदर 30 सेंट्स पे करने पड़ते हैं, कनाडा के अंदर 20 सेंट्स कैनेडियन डॉलर आपको पर लेबल आपको पे करने पड़ते हैं। मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ FNSKU लेबल। ये इस तरह का एक लेबल होता है जो आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। ये अमेजोन आप खुद भी लगा सकते हैं, इसे अमेजोन से भी लगवा सकते हैं, मतलब बीइंग अ होलसेल एफबीए या इवन के प्राइवेट लेबल में भी ऑप्शन होता है कि आप अमेजोन से लगवा लें। तो ये हो गया आपका FNSKU लेबल। और अगर यूपीसी बारकोड अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये यूएसपीएस हो गया, ये यूपीसी बारकोड आपने देखा होगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब इस तरह की चीज़ लगी होती है। तो ये भी स्कैनेबल होता है, तो लेकिन ये है कि ये रिकमेंडेड नहीं है। तो आप ट्राई करें कि आप इसी के ऊपर जाएं। इसमें क्या होगा कि मतलब आप अमेजोन बारकोड लगा होगा ना, तो अमेजोन बारकोड जो FNSKU है ये ईच सेलर का डिफरेंट होता है। जो मैन्युफैक्चर बारकोड है ना वो हर जो भी एक प्रोडक्ट का सेम होता है, मतलब हर सेलर के पास। अमेजोन बारकोड हमेशा डिफरेंट होगा, ये ईच सेलर का होता है। FNSKU लेबल या FNSKU बारकोड जो भी है वो आपके इंडिविजुअल सेलर का सेपरेट होता है, मिक्स नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि मतलब मतलब सैफ ने एक प्रोडक्ट लाइव की, अली ने एक दूसरी प्रोडक्ट लाइव की, तो वो दोनों का जो है वो FNSKU लेबल सेम हो जाए, वो डिफरेंट ही होगा। उससे उससे ये ऐसे डिफरेंट क्यों होगा, वो ये कि मतलब दोनों की इन्वेंट्री को अमेजोन मतलब सेपरेट रखेगा। ये नहीं कि मतलब मिक्सअप हो जाएगी, मतलब उसमें रिटर्न्स भी आएंगे तो अमेजोन को पता होगा कि हाँ मतलब कि इसी के ऊपर FNSKU लगा हुआ है तो ये सेलर का है, तो वो मतलब मिक्सअप नहीं होगा सारा। तो FNSKU लेबल इज रिकमेंडेड इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम अमेजोन बारकोड लिख देंगे। कोई क्वेश्चंस होंगे आप उसको नोट करते जाएं, उसको फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे अमेजोन बारकोड सेलेक्ट करने के बाद।
अच्छा, यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे क्या चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हमारी शिपमेंट्स होती है ना बहुत छोटी छोटी, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसके ऊपर हम मैन्युफैक्चर बारकोड पे जाएं। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आई डोंट नो मतलब लोग आपको क्या कहते हैं या क्या नहीं। तो मेरी ये सजेशन होती है कि मतलब आपको जो है मैन्युफैक्चर जो है ना वो बारकोड पे चले जाएं। अगर कम इन्वेंट्री है उसमें क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन कम है तो उस पर चले जाएं, कोई मसला नहीं है। आपका एक आधा आइटम आसपास होगा और वो नॉर्मली नहीं होता, मतलब बहुत रेयर केसेस में होता है। उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। आपने ऐसे ही 30 सेंट्स पे करने हैं अमेजोन को FNSQ लगाने के, तो मैन्युफैक्चर बारकोड भी चले जाएं, कोई इतना मसला नहीं है। मेरी भी अक्सर आइटम्स हैं मैन्युफैक्चर बारकोड पे ही हैं, वो चल रही हैं अभी तक। तो यहाँ पे ये मेरे से पूछेगा कि रीड अ न्यू शिपिंग प्लान या फिर एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान, तो मैं यहाँ पे इसे क्या दूंगा कि मुझे न्यू शिपिंग प्लान क्रिएट करना है। यहाँ पे शिप फ्रॉम का एड्रेस आपको बताना है। ये FP होलसेल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने हमेशा वही एड्रेस क्लिक करना है जो जहाँ से आप शिप कर रहे हो। PL के अंदर आई थिंक आई नो कुछ लोग मतलब इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इतना गौर नहीं करते, लेकिन होलसेल में आपने वही करना है जो एक्चुअल एड्रेस है। तो सपोज मैं कहता हूँ कि मतलब मेरा एड्रेस एक्चुअल ये वाला है, तो यहाँ पे दो एड्रेस मेरे पास ऑलरेडी सेम है। अगर आपने नया एड्रेस ऐड करना है जहाँ से आप शिप कर रहे हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमेशा वही करना है जहाँ से आप शिप कर रहे हो, मतलब या जहाँ से ब्रांड शिप कर रहा है। उसका फायदा ये होगा कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा उसका भी बेनिफिट कि उसका फायदा क्या है कि सही एड्रेस सेलेक्ट करने का। शिप फ्रॉम दिस एड्रेस कर दिया, मैं कहता हूँ कि ये ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर से शिप कर रहा हूँ, चाइना से शिप नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिस हो गई है, वो हम मैं अभी रिपीट कर दूं यहीं पे, इससे पहले कि हम आगे चले जाएं। अच्छा, यहाँ पे अगर जरूरी नहीं है कि मतलब यहाँ पे मैं इस पूरी की पूरी जो है ना मीटू करने के बाद लिस्टिंग को मतलब मैन्युफैक्चर बारकोड का बताने के बाद मैं पूरा शिपिंग प्लान बना के ही छोड़ूं उसे, कोई मसला नहीं है। मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं एक हफ्ते के बाद दोबारा आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अब ठीक है, आप शिपिंग प्लान बनाते हैं। आप इन्वेंट्री में आएंगे, मैनेज इन्वेंट्री में आएंगे। आपका ये एसिन था जो आपने मीटू किया था केबल मैनेजमेंट का, आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, एक्शन ऑन सिलेक्टेड, यहाँ पे सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको आप अगेन देख लीजिएगा जिसको समझना है, एक्शन ऑन सिलेक्टेड और सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अगेन उसी पेज पे मुझे ले आएगा जहाँ पे मैं पहले था। ठीक है, अब हम अब यहाँ पे पैकेजिंग टाइप में मुझे दो तरह की चीजें दे रहा है। PL में मतलब ये इतना मतलब नहीं होते इश्यूज इस चीज के, लेकिन होलसेल में काफी इश्यूज होते हैं। पहले मैं आपको इंडिविजुअल भी बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, और फिर आगे हम केस पैक भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इंडिविजुअल पार्ट मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे ये कह रहा है कि आपका ये एसिन है। तो अच्छा, इंडिविजुअल पार्ट्स जो है ना यहाँ पे इतना अब मैटर नहीं करेगा। इंडिविजुअल पार्ट्स बेसिकली होता ये है कि एक ऐसा, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी उसने दिखाई थी मुझे, आई थिंक अगर हम उसको भी देख लें तो वो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। लेट मी रिपीट अगेन, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल पार्ट्स है और केस पैक पार्ट्स है। इंडिविजुअल पार्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आप एक कार्टन भेज रहे हो या 10 कार्टन भी भेज रहे हो भले, तो एक कार्टन आप ऐसा भेज रहे हो जिसके अंदर आप मतलब ये भी भेज रहे हो, मतलब ये पिंपल वाला मास्टर पैच ये भी भेज रहे हो एक डब्बे के अंदर, मास्टर कार्टन के अंदर, और एक के अंदर ये भेज रहे हो। ठीक है, मतलब इन द सिंपल के आप 2 SKUs या 3 SKUs या 5 SKU 10 SKUs आप एक ही कार्टन के अंदर भेज रहे हो। ठीक है, तो तब आप इंडिविजुअल प्लॉट सेलेक्ट करोगे। मतलब आपने कहा कि यार मैंने सप्लायर से मंगवाए हैं 10 10 10 यूनिट, ये इन 3 4 आइटम्स के, मैं एक ही डब्बे में डालता हूँ, अमेजोन को शिप कर देता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप करें। और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल प्लॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा, आगे जाके वो आपसे क्वांटिटी पूछेगा, और सेम है, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर। ये तब कॉम्प्लेक्स होता है जब आपकी बड़ी बड़ी शिपमेंट्स होती हैं। अभी मतलब हम इतना ज्यादा वो मतलब नहीं हो, बेसिक लेवल पे हैं, तो मतलब इतना कोई इशू नहीं है इसमें। तो जब कभी कॉम्प्लेक्स कोई शिपिंग आएगी इंशाल्लाह हम उसे भी मतलब एक ट्राई करेंगे कि जब हम कोई सेशन करें तो उसे कोई रिकॉर्ड कर लूँ मैं, किसी को जब गाइड कर रहा हूँ वहाँ। इंडिविजुअल पॉट्स है हमारे केस में, हम जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, हम इंडिविजुअल पॉट्स नहीं भेजेंगे। हमारे तो मतलब एक ही आइटम है, वो तो मतलब केस बैक ही होगा, क्योंकि अगर मेरे पास 2 3 आइटम होते एक डब्बे में जाने होते फिर मैं सेलेक्ट करता। अब मेरे केस में मैं कहता हूँ कि एक ही आइटम है मेरा, तो मैं केस पैक करूंगा फिर। ठीक है, कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान।
ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें वही चीज़ आ गई, दिस आइटम इज एलिजिबल फॉर मैन्युफैक्चरर बारकोड ट्रैकिंग, कन्वर्ट द आइटम टू यूज मैन्युफैक्चरर बारकोड ट्रैकिंग। ठीक है, अमेजोन यहाँ पे मुझे फिर कह रहा है कि आपका ये आइटम जो है ना मैन्युफैक्चरर बारकोड ट्रैकिंग पे एलिजिबल है, अगर आप करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे मैन्युफैक्चरर बारकोड पे नहीं, अमेजोन बारकोड पे ही जाना है। तो अब यहाँ पे ये यूनिट पर केस में से पूछ रहा है, मैं कहता हूँ कि मेरे एक डब्बे के अंदर या एक बॉक्स के अंदर 50 यूनिट होंगे सपोज, और वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं आपके पास, मतलब आपके केसेस कितने होंगे। मैं कहता हूँ कि मेरे पास सपोज, अब मैं यहाँ पे 10 सेलेक्ट करता हूँ, या मतलब मैं यहाँ पे 40 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब मैंने 40 केसेस सिलेक्ट किए, 50 यूनिट्स पर केस, तो वो 2000 यूनिट बनते हैं। अब अमेजोन ने मुझे वो रेड दे दिया सिग्नल, यहाँ नीचे भी आ रहा है, कह रहे हैं कि मतलब आपकी इन्वेंट्री स्टोरेज लिमिट रीच हो गई है। या आपने अक्सर अकाउंट्स पे देखा होगा कि पहले एसिन की लिमिट थी, अब अमेजोन ने कन्वर्ट करके मतलब उसे चेंज करके आप पूरे अकाउंट की लिमिट कर दी है उसे। पहले ये होता था कि मतलब आप एक एसिन जो है ना वो स्पेसिफिकली मतलब उसकी इतनी क्वांटिटी भेज सकते थे, 200 यूनिट तक अलाउ था पहले। तो अब अमेजोन ने अकाउंट लेवल पे कर दिया उसे, यानी कि आप आपके अकाउंट लेवल पे जो है ना, मतलब आप भले एक एसिन का इतने जितना मर्जी भेज दो, दूसरे एसिन का फिर आपके पास स्पेस कम बचेगी। ठीक है, तो आपको फिर अब मैनेज करना पड़ेगा आपको प्रॉपरली। तो ये चीज़ है इसमें फ़र्क। अब मैं कितने यूनिट्स भेज सकता हूँ मैं यहाँ पे वो देख लेता हूँ। 40 डब्बे तो मैं भेज नहीं सकता 50 यूनिट वाले। अब मेरे पास यहाँ पे ये शो भी हो रहा है कि मैं 406 मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं FBA में, मेरे पास 1500 की लिमिट है। तो मेरे पास कितने बच गए, मतलब वापस बच गए 1000 प्लस ये 100 ही काउंट कर लें, तकरीबन 1100 मेरे पास बचते हैं बाकी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, मेरे पास इतने ज़्यादा बॉक्स तो है नहीं, मैं 2000 यूनिट तो कभी भी शिप नहीं करूंगा जब पहली दफ़ा मीटू करूंगा FB होलसेल के अंदर। तो ये पहले भी आप लोगों से डिस्कस हो चुका है कि जब भी आपने शिपिंग करनी है हमेशा टू बी ऑन द सेफ साइड, आपने हमेशा टेस्टिंग ऑर्डर करना है हमेशा होलसेल के अंदर। इंस्टेड के कहीं पे वो मतलब ऐसा सीन हो कि MOQ वो बहुत बड़ा 5000 10,000 डॉलर्स का, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। बट अगर आपके अलाउ है कम क्वांटिटी का ऑर्डर करना, तो आपको जितनी मिनिमम हो सके, जितनी मिनिमम हो सके वो करें। 10 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। पहले ही जब टेस्टिंग ऑर्डर आपका अच्छा परफॉर्म कर जाए, फिर आप जो है ना सेकंड ऑर्डर फिर आप अपना मैक्सिमम ऑर्डर करो, जो भी आपको है कि महीने का करना है स्टॉक, 1.5 महीने का, 2 महीने का, वो करो। लेकिन पहला जो स्टॉक आप ऑर्डर कर रहे हो, क्वांटिटी या जो भी शिप कर रहे हो, वो हमेशा मिनिमम होनी चाहिए ताकि वो कोई रिस्क फ्री हो जाए वो। ठीक है, अब यूनिट्स पर केस आपने बता दिया 50 है, मैं कहता हूँ 10 केस में भेजता हूँ, मतलब 500 यूनिट में भेजता हूँ इसके। कंटिन्यू कर देता हूँ इससे। यहाँ पे ये मेरे से पूछेगा प्रेप गाइडेंस, आप यहाँ पे चूज करेंगे कैटेगरी, चूज कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको प्रेप तो नहीं करवाना, इससे मतलब ऐसा आइटम तो नहीं है जो शार्प है, जैसे वो होती हैं नाइव्स होती हैं, छुरियाँ वगैरह, जो उनके एजेस शार्प होते हैं, या वो कोई फ्रेजाइल तो नहीं है, ग्लास वगैरह तो नहीं है, या कोई अपैरल फैशन का तो नहीं है, कोई टेक्सटाइल का तो नहीं है, या अडल्ट प्रोडक्ट तो नहीं है, लिक्विड तो नहीं है कोई। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है ना, कोई बेबी प्रोडक्ट, नो प्रेप इंडिकेट कर दूंगा। ठीक है, नो प्रेप चूज, बस ये सिलेक्ट हो गया, आप कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब वही चीज, अब यहाँ पे थर्ड स्टेज आ गई। अब अमेजोन मेरे से पूछ रहा है कि आप जो है अपना प्रोडक्ट जो है उस पर जो आप मैन्युफैक्चर बार कोड, अभी भी वो कह रहा है नीचे से कि अभी कन्वर्ट कर लो भाई, आपको मैं मतलब आपको ये हैसल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने जाना ही FNSKU पे। अब वो मुझे कह रहा है कि FNSKU आप यहाँ से प्रिंट कर लो, ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, अंदर अकाउंट से भी कर सकते हो, यहाँ से भी यानी कि आप 500 यूनिट शिप कर रहे हो, आप कह रहे हो कि अब अमेजोन पूछ रहा है कि हु लेबल्स, आप कहते हो कि मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब है कि आप खुद करोगे या आपका सप्लायर करेगा, तो फिर आप मर्चेंट सेलेक्ट कर दोगे। अगर आप कहते हो कि नहीं अमेजोन करेगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँ, नया अकाउंट था। अब ये देखो अमेजोन की जो लेबल की कॉस्ट है वो अब उसने बता दिया कि 0.81 है, ये ऑस्ट्रेलिया है बेसिकली, इसलिए यहाँ पे काफी हाई शो कर रहा है। आई डोंट नो मतलब यहाँ पे इतना क्यों शो कर रहा है, वैसे यूएसए के अंदर ये 30 सेंट्स होती है। तो अमेजोन कह रहा है कि ठीक है भाई, तुम मेरे से लेबल लगाओ, मैं तो तुमसे 500 यूनिट के ऊपर $400 चार्ज करूंगा। ठीक है, FNSKU लगाने का। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा है, तो फिर आप खुद लगा दो। तो आप मर्चेंट सेलेक्ट कर दो यहाँ पे, और फिर 500 यूनिट यहाँ पे लेबल प्रिंट करने का आपको ऑप्शन देगा। अब यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हो उसे। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का पेजेस हैं जो प्रिंटर में आपने डाल के करने हैं। एक पेज के ऊपर 21 लेबल्स भी आ सकते हैं A4 पेपर के ऊपर, ये 24 आ सकते हैं, 27।
नॉर्मल जो यूज हो रहा होता है ना वो 30 अप वाला लेबल वाला हो रहा होता है, 30 अप लेबल्स वाला, मतलब चाइनीज के पास भी अक्सर यही होता है, या नॉर्मल आपको मिलेगा तो ये मिल जाता है। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, प्रिंट बॉक्स लेबल। मैं इसको, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास इस तरह से, ये लेबल्स हैं, मतलब 500 लेबल आपके पास आ गया। इसको, ये लेबल सारे सेम ही होंगे, ये नहीं है कि मतलब एक लेबल ये डिफरेंट है, ये सारे के सारे सेम ही है। आप एक ही भले डाउनलोड कर लो, जितने भी कर लो, तो वो मतलब सेम ही रहेगा। FNSKU है, ये आप देखोगे इसकी आईडी भी सेम ही रहेगी हर किसी के ऊपर। तो आपको ये वाला जो इतना सब है ना, ये इतनी सी जो चीज़ है, ये हर आइटम की पैकेजिंग के ऊपर लगानी पड़ेगी। ठीक है, हर आइटम की पैकेजिंग के ऊपर। और मेक श्योर कि उसके ऊपर कोई और तरह का लेबल ना लगाओ, तो आपको ये हर आइटम के ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने FNSKU अमेजोन का सिलेक्ट किया। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मतलब मेरे लिए तो अच्छा, मैं इसको अब यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्योंकि ये अकाउंट है, अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके आगे तक पहुँचा दिया तो फिर ये मतलब बाद में इन द फ्यूचर भी कहीं से कट सकते हैं, तो मैं इसको मर्चेंट ही सिलेक्ट करूंगा, अमेजोन सेलेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन नॉर्मल केसेस में हम अमेजोन करते हैं, वो तब करते हैं जब मैं देखता हूँ कि यार मैं अपने पास इसको ऑर्डर करूँ जो है ना, और फिर मैं इसके ऊपर लेबल लगाऊं, ये तो 15 दिन का लीड टाइम मेरा ले रहा है, तो मैं तो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक बैठा हूँ, तो मैं पहले इसको अपने पास मंगाऊँ फिर अमेजोन शिप करूँ, तो महीना यहीं लग जाएगा। तो क्यों ना मैं सप्लायर से कहूँ कि यार भाई तुम डायरेक्ट शिप कर दो, और अमेजोन खुद ही लेबल लगा लेगा। तो 80 to 90% केसेस के अंदर ऐसा ही हो रहा होता है जब अमेजोन मतलब आपका सप्लायर रेडी होता है शिप करने के लिए, तो कि आप अमेजोन से लगवाओ, ताकि टाइम भी आपका बचे। ऐसी एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े कि जी पहले आपके पास आएगा, शिपिंग अलग वहाँ पे करोगे, फिर आपसे आगे वो जाएगा, क्योंकि आप विद इन द कंट्री कर रहे होते हैं ना, नॉर्मली आप कौन सा चाइना से मंगवा के मतलब यहाँ पे लिस्ट करोगे, विद इन द US होता है या UK होता है। तो आप यहाँ पे इसको मर्चेंट ही सिलेक्ट कर दो, मतलब हमारे केस में अब यहाँ पे कर देंगे। वैसे आप अमेजोन सेलेक्ट करो तो ज़्यादा प्रेफरेबल है, आपका टाइम बचता है उसमें। मैं नॉर्मली अमेजोन सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन अब मैं ये अकाउंट है तो मतलब यहाँ पे कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसलिए मर्चेंट सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो हम कंटिन्यू करेंगे वापस इससे। ओके, अब ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, मतलब कि चीज़ आ गई वापस। अब ये जो एड्रेस हमने सेलेक्ट किया था ना शिप फ्रॉम का, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि ये हमें यहाँ पे हमारा जो है FBA सेंटर वो ला के देगा नियर बाय। अब ये सिडनी न्यू साउथ वेल्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो ये मुझे MEL1 इसने दिया है विक्टोरिया के अंदर, कि आपका जो है ना प्रेप सेंटर या सॉरी FBA सेंटर ये बनेगा, FBA वेयर हाउस। अगर मैं कुछ और सिलेक्ट करता ना, तो वो कुछ और देता मुझे यहाँ पे। हालांकि मैं शिप अपने घर से भी शिप कर रहा होता है, यहाँ से कर रहा होता, लेकिन कोई और एड्रेस सिलेक्ट करता तो यहाँ पे कुछ और आता। उसका नुकसान क्या होता, आपने शिप आज किया है, वो 15-20 दिन का लंबा चक्कर काट के कहीं जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएगा, उससे क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा होगा एक तो, और दूसरी आपकी जो है ना वो शिपिंग कॉस्ट हाई हो जाएगी। तो वो जब आप नेक्स्ट जाओगे ना, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वो अमेजोन ये भी बता रहा है कि आपकी प्रेप की फ़ी है, लेबल है, टोटल है, जो भी है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं इस तरह का। अच्छा, ये शिपिंग में बड़ी सिंपल सी आपको करके बता रहा हूँ, इसमें ना बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं जब आप करोगे ना, ये प्रैक्टिस खुद करोगे एक्सपीरियंस में, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं। तो वो आपको जो है ना वो टाइम टू टाइम जब आएंगी ना ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें, तो आप फिर क्वेश्चन आंसर जब करोगे तो ग्रुप में, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं कि अब ये इसने मुझे एक सेंटर दे दिया सपोज, अब ये मुझे अगर 5 दे देता है यहाँ पे, तो मेरा सप्लायर कहता है कि नहीं भाई मैं तो तुम्हें एक जगह पे शिप करूंगा। नॉर्मल चाइनीज ऐसे करते हैं, वो जो सप्लायर्स भी ऐसे करते हैं कि नहीं भाई मैं तो एक ही जो है ना एड्रेस पे शिप करूंगा आपके सारे के सारे, मुझे एक ही एड्रेस चाहिए भाई। फिर आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट, कि आप फिर इसकी जो है ना प्लेसमेंट ऑन करते हो, आप कहते हो कि अमेजोन को ये सिर्फ ना प्लेसमेंट जो है ना वो सिर्फ USA के अंदर है। मैं आपको वैसे गाइड कर रहा हूँ कि मतलब आपको कभी इस तरह का हो तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो इस चीज़ का। ठीक है, तो बहरहाल हम यहाँ पे आप इसका नेम रख देंगे कि हमने क्या शिप करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं टेबल मैनेजमेंट, आई थिंक मैंने वो जब नेम दिया ना वो गलत दे दिया, कॉजेक्स दे दिया जब वो SKU का, खैर चलिए वो तो कोई मसला नहीं। केबल मैनेजमेंट आपने यहाँ पे लिख दिया, और 500 यूनिट्स जो भी आपको यहाँ पे इजी रहे, मतलब ट्रैकिंग के लिए, एक प्रोफेशनल वे में करने के लिए, MEL1, तो प्रॉपर नेम वगैरह देख के आप काम करें, आपको भी इजी रहेगा। अप्रूव कर देता हूँ शिपमेंट में। वर्क ऑन शिपमेंट,
ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप शिपिंग मेथड है कौन सा आपने चूज करना है। अब ये दो ऑप्शन दे रहा है, एसपीडी या एलटीएल। एसपीडी नॉर्मल होता है, छोटे छोटे कार्टन आपने स्मॉल बॉक्सेस जब अमेजोन को शिप करने हैं। एलटीएल होता है कि आपने कहा कि भाई मैं तो अब पूरा कोई 3-4 हज़ार यूनिट अमेजोन को शिप करता हूँ, फिर आप एलटीएल करते हो। अब मैं इन दोनों को भी थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एलटीएल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होते हैं बेसिकली पैलेट्स होते हैं। पैलेट मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने कहीं देखे भी होंगे। ये इस तरह का ना पैलेट होता है, ये लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर मतलब इसका पूरा साइज भी होता है, इस पे मतलब काफ़ी सारे कार्टन आ जाते हैं। जब आपने पैलेट शिप करना होता है ना अमेजोन, तो फिर आप ये लेस देन ट्रक लोड करते हो सिलेक्ट। ठीक है, अगर आपने छोटा मतलब कि शिपिंग छोटे बॉक्सेस शिप करने हैं तो फिर एसपीडी करते हो। अब एसपीडी की हमेशा डिलीवरी जो है ना शिपिंग फीस वो कंपैरेटिवली हाई होती है एलटीएल से, यानी कि जो है आपका पैलेट वाइज शिपिंग से। तो लेकिन जब हमारे पास हों ही छोटे कार्टन तो मैं फिर एसपीडी करूंगा, जाहिर सी बात है। ये नहीं कि अब मैं एक कार्टन पैलेट पे रख के भेजना शुरू कर दूँ अमेजोन, तो वो नॉट वर्थ इट, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो पैलेट्स की शिपमेंट है ये बनाने का अपना तरीका है, ये चीज़ें हैं। तो ये मतलब आपको जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना इसे, तब आपको जो है ना वो आप इसको लर्न करोगे खुद ही। अब यहाँ पे मेरे से पूछता है शिपिंग कैरियर कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट है, टॉल है, फास्ट वे है या अदर है। तो अगर तो आपका सप्लायर खुद शिप कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि यार शिपिंग भी मैं खुद पे करूंगा, फ्री है मैं खुद पे करूंगा, तो फिर आप अदर करके चले जाओ आगे, प्रोसीड कर दो। अगर आपने खुद शिपिंग पे करनी है तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया पोस्ट कर दो। ठीक है, आई थिंक ये अमेजोन का पार्टनर करियर होगा उसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये फिर आपको यहीं पे शिपिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो हमारे केस में हम ऑस्ट्रेलिया पोस्ट पैक कर देते हैं। नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे, यूपीएस होगा अगर यूएसए में काम करें ना, यूनाइटेड पोस्टल सर्विस या यूएसपीएस होगा, तो आप वो सेलेक्ट करोगे अमेजोन पार्टनर के लिए। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट क्लिक कर दिया और यहाँ पे अमेजोन पूछ रहा है कि हाउ विल दिस शिपमेंट बी पैक्ड। तो आप कह रहे हो कि सारा कुछ एक बॉक्स में है या मल्टीपल बॉक्सेस, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया कि यार हमारे पास 10 बॉक्स हैं, ईच बॉक्स में 50 यूनिट है। अगर मैं कहूँ कि एवरीथिंग इन वन बॉक्स, तो पॉसिबल नहीं है कि 500 यूनिट में एक बॉक्स में डाल के नहीं भेज सकता। अमेजोन की वो लिमिट आई थिंक 150 यूनिट की है, या पता नहीं 200 यूनिट की है, जो आप उससे ज़्यादा एक कार्टन में डाल के नहीं भेज सकते। तो आप वो भी देख सकते हो उससे। तो मैं कहूँगा मल्टीपल बॉक्सेस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ठीक है यूनिट्स पर बॉक्स कितने हैं। मैं कहता हूँ कि 50 यूनिट्स हैं पर बॉक्स, और 10 वो हैं। अब ये मेरे से पूछ रहा है बॉक्स का वेट कितना है, ईच बॉक्स का, मतलब 50 बॉक्सेस या 10 बॉक्सेस करी सिर्फ एक बॉक्स का। मैं कहता हूँ कि यार ये 27 किलो का एक बॉक्स है, और बॉक्स की डायमेंशन सेंटीमीटर में आपने बतानी है, वो भी आपको सप्लायर दे देगा। मैं कह रहा हूँ कि 15, 16 और 11 लेंथ विथ हाइट। ठीक है, फिर अगेन देख लीजिएगा, ये आपको आपका सप्लायर प्रोवाइड करेगा, या जब आपके पास प्रेप सेंटर वाला आपको प्रोवाइड करेगा, ये आपके पास होनी चाहिए। कंफर्म कर देंगे इसे। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया बस यहाँ पे। अच्छा, ये अब बेसिकली क्या है कि ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसे अमेजोन का कोई पार्टनर करियर नहीं है आई थिंक शिपिंग के अंदर, क्योंकि मैंने भी कोई इतनी ज़्यादा शिपिंग ऑस्ट्रेलिया वाले अकाउंट पर बनाई नहीं है। तो वरना अगर यहाँ पे यूपीएस होता तो फिर अमेजोन यहाँ पे मुझे यहाँ पे करके इस जगह पे करके चार्जेस भी बताता 27 kg के हिसाब से। वो कहता है कि 270 kg आपका वेट है सारा का सारा, और उस पर आपको जो है ना वो शिपिंग चार्ज करता, जो कि रफली $100 $150 से कुछ। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है, तो हम इसको वैसे ही प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे मेरे से पूछता है कि आप जो बॉक्स का लेबल है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि FNSK लेबल होता है, वो तो लगता है ईच आइटम के ऊपर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने वो लेबल भी लगाना है जो बॉक्स के ऊपर लगेगा, डाउनलोड करना है। एक बॉक्स है इस तरह से, इसके ऊपर ना ये नजर आ रहा होगा आपको, Amazon FBA लेबल, कैरियर लेबल, इस तरह से लगता है इसके ऊपर। ठीक है, बॉक्स के ऊपर तो वो आपने लगाना होता है, ताकि यूपीएस वाले और अमेजोन उसको आगे आइडेंटिफाई करके आपके राइट जो है ना सेंटर तक पहुंचा सकें, उससे आपकी राइट यूनिट के ऊपर लाइव हो वो। तो ये जो है ना, अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही होती है। जब यहाँ पे मल्टीपल SKUs होते हैं ना, तो फिर ये बॉक्सेस भी ज़्यादा होते हैं, तो फिर उनको प्रॉपरली फिर मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए जब आपका अकाउंट बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर ये SKUs आपको हेल्प करेंगे आपका अकाउंट मैनेज करने में। तो आप ये लाजमी इस चीज़ का ख्याल करें। अब ये मुझे कह रहा है कि आपने जो है ना वो मतलब यहाँ से लेबल प्रिंट करो, प्रिंट बॉक्स लेबल। तो नॉर्मली जो है ना आपने ये प्रिंट करना होता है ब्लैंक ब्लैंक रेक्टेंगल लेबल। ठीक है, मैं इसको प्रिंट बॉक्स लेबल कर देता हूँ।
मतलब नॉर्मल केसेस में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके किया जाता है। तो मतलब इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये लेबल्स आ गए, एक बॉक्स का ये लेबल, दूसरे का ये लेबल, एक पेज पे 6 होंगे, 6 ये हो गए, 7 8 9 और ये 10, ठीक है। 10 बॉक्सेस के 10 लेबल, आपने ये वाला लेबल बॉक्स पे लगाना होगा, ठीक है। और फिर इसको ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के हवाले कर देना है बॉक्स को। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन होते हैं लोगों के कि भाई अब मैंने शिपिंग बना लिया तो क्या वो मेरे पास यूपीएस वाले खुद आएंगे उठाने के लिए? तो भाई खुद नहीं आएंगे वो आपको, आपके पास। आपको क्या करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आई थिंक रिकॉर्ड हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे आ जाना यूपीएस, आपने ठीक है शिपिंग विपिंग बना ली, सारा कुछ कर लिया। अब आप यहाँ पे आओगे यूपीएस स्केड्यूल पिकअप। ये मैं यूएसए के लिए बता रहा हूँ, जो लोग यूएसए के अंदर शिप करते हैं या जहाँ भी, सर्च कर लें यूपीएस स्केड्यूल पिकअप। यूपीएस की वेबसाइट पे आ जाएंगे, पहला ही लिंक आ जाएगा, ठीक है। रफली बता देता हूँ आपको मैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। मतलब अमेजोन वाले खुद नहीं आपके पास आएंगे, अगेन मैं बता रहा हूँ, या वो यूपीएस वाले आपके घर से बॉक्स उठाने के लिए, उनको नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हो, उनको उनको नहीं पता। आपने या तो नियर बाय यूपीएस में छोड़ के आना होगा अपना बॉक्स लेबल लगा के, या फिर जो है आप जो है ना यूपीएस वालों को अपने घर बुलाओगे, अगर आप घर से कर रहे हो, या अपने प्रेप सेंटर बुलाओगे। नॉर्मली वो भी जिन लोगों के पास यूपीएस वाले नहीं आते ना, वो आपको कह देते हैं कि आप जो है ना मैं यूपीएस का पिकअप अरेंज करवा दो, स्केड्यूल करवा दो। तो वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछता है कि डू यू हैव अ प्री प्रिंटेड यूपीएस लेबल। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैंने प्री जो है ना वो प्रिंटेड यूपीएस लेबल मेरे पास होगा लाजमी, क्योंकि मैंने प्रिंट किया है, मैंने अमेजोन को पैसे पे करने हैं, ना कि मैंने इनको पे करना है। अब मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, जब आप प्रिंट करोगे तो मैं आपको अगर दिखा सकूँ यूपीएस लेबल, ये तो था ना ऑस्ट्रेलिया पोस्ट का, तो ये इस तरह का छोटा सा डब्बा सा बन के आ गया है। जो यूपीएस के लेबल होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं, ये वाले यूपीएस ग्राउंड, ठीक है। नजर आ रहा होगा सबको, 5 LB ये हर चीज लिखी हुई है इसके ऊपर, तो ये लगता है उसके ऊपर। अब आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे यस करना है आपने। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है ना फिर आप नो करोगे, लेकिन हमारे केस में ये यस ही होगा। तो यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी लिखी हुई है, ये देखो 1Z597746, आपने ये कॉपी कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, कह रहा है कि अपनी ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। ट्रैकिंग आईडी यहाँ पेस्ट कर दोगे। सपोज हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, 1Z59774603 सॉरी ये सारा खत्म हो गया, लिख लेते हैं 1Z597746। ये ट्रैकिंग आपको कॉपी करनी पड़ेगी इस पे, मैं इसको नोट करके आपको बताना चाह रहा हूँ। तो 9004 और 3291 ठीक है। आपने ये कॉपी कर ली और इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर दोगे ट्रैकिंग आईडी, यूपीएस की है, ये आपका वही ट्रैकिंग आईडी है जिसके ऊपर आपकी ट्रैकिंग शो होती है। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे, कंपनी का नेम लिखना है वो लिख दो, जैसे मैं कोई भी यहाँ पे ABC LLC, कॉन्टैक्ट नेम लिख दोगे, सेफ वोरी, स्ट्रीट एड्रेस डालो, जो भी चीज़ें डालनी है यहाँ पे डालो, ये डाल दिया जैसे, ठीक है। एड्रेस वेड्रेस डालो यहाँ पे, सारा फ़ोन नंबर फिल कर दो इसे। यहाँ पे आप बताओगे कि कितने पैकेजेस हैं। अब मैंने ट्रैकिंग एक ही डाली है तो जाहिर सी बात एक ही पैकेज होगा, तो एक पैकेज है, वरना आप यहाँ पे जितने पैकेजेस हैं वो सिलेक्ट कर दो। मतलब पैकेज का क्या मतलब है कि डब्बे कितने हैं, बॉक्सेस कितने हैं, वो सिलेक्ट कर दो। कह रहा है कि पैलेट या पिकअप रिक्वेस्ट है या कौन सा है, तो हमारे केस में पैलेट तो है नहीं, ये छोटे बॉक्सेस हैं। पैलेट का जो है ना वो डिफरेंट पिकअप रिक्वेस्ट होती है, वो कभी आपको कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा उसका। अभी तो इस ऐसे जरूरत नहीं है उसकी पैलेट की। यहाँ पे पूछ रहा है कि यूपीएस का डोमेस्टिक सर्विस यूज करना है या कौन सा, मतलब इंटरनेशनल सर्विस है। तो मैं कहता हूँ कि डोमेस्टिक है, क्योंकि मैं यूएसए से यूएसए करने शिप कर रहा हूँ। मैं कहूँगा यूपीएस ग्राउंड है। अब आपके पास जो है ना अमेजोन जो है ना यूपीएस ग्राउंड ही करते हैं, आप देखोगे ना ये एज इट इज अमेजोन का लेबल है, तो आपने यूपीएस ग्राउंड सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। यूपीएस ग्राउंड, बाकी को छोड़ दें आपके काम के लिए, यूपीएस ग्राउंड। आगे पूछता है कि ऐसा कोई बॉक्स नहीं है तो नहीं है जिसके अंदर 70 LB से ज्यादा का वेट हो, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, नॉर्मली होता भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आ गई। अब मुझे कह रहा है कि अपना पिकअप डेट लगाओ। आपने यहाँ पे वो डेट लगानी है, वो टाइम लगाना है यहाँ पे जो जिस पे आप उनको अपने घर बुलाना चाह रहे हैं, या अपने प्रेप सेंटर में या अपने वेयर हाउस बुलाना चाह रहे हैं यूपीएस वालों को, कि वो आपके पास आए और आपके बॉक्स उठा के ले जाएं। तो आपने वो डेट सेलेक्ट कर देनी है यहाँ पे, ठीक हो गया।
आगे फिर वो कह रहा है कि प्रेफर्ड पिकअप लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, फ्रंट डोर से उठाएंगे, बैक डोर पे आके बेल देंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, रिसेप्शन है, ऑफिस है, क्या है। मैं कहता हूँ यार फ्रंट डोर पे आ जाए मेरे घर के, पिकअप रेफरेंस डाल दें, कोई भी ABC, कोई भी ऑर्डर नंबर डाल दें, जो भी आपका ऑर्डर नंबर है, कोई भी जो आप रेफरेंस डालना चाहें कि मतलब कोई ऐसा रेफरेंस के जी मतलब आपके वेयर हाउस वालों को पता चल जाए। आपके घर में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोग यही पिन उठा के देना, लेकिन वेयर हाउस वालों के पास जाएंगे तो वो ऑर्डर नंबर होगा आपका, वो उनको बताएंगे तो वो आपके बॉक्स उठा के उनको दे देंगे। मैं कहता हूँ यार ये ABC नंबर ये है, ऑर्डर नंबर ये है, ABC ठीक है, ऐसे कुछ हो गया। अब यहाँ पे ये कहेंगे कि जी एंटर एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू द UPS ड्राइवर, आप कहोगे, कोई भी लिख सकते हो आप इसे, प्लीज रिंग द बेल एंड वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। ठीक है, आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट आ जाओगे इसे। अच्छा, ये स्केड्यूल पिकअप हो ही जाएगा इस तरह से, मैं इसको आगे नहीं कर रहा। तो ये कई दफ़ा फ्री भी होता है और कई दफ़ा पे करना पड़ता है। अब ये आपको पे करना पड़ेगा, जो है ना, कई दफ़ा ये फ्री भी पिकअप हो जाता है, कई दफ़ा आपको पे करना पड़ता है। अब ये है जनाब 6.26 जो है ना USD आपको पे करने पड़ेंगे। आप तो तब वो जाके आपके घर आएंगे, मतलब वो यहाँ से पिकअप स्केड्यूल हो जाएगा। वो कह रहा है कि आप जो है ना मेरे अकाउंट UPS का अकाउंट नंबर से चार्ज कर लो या कार्ड में लगाऊंगा। मैं कहता हूँ यार मेरे पास अकाउंट नंबर तो कोई है नहीं, तो मैं कार्ड अटैच करूंगा। पेमेंट मेथड कौन सा है आपका, अनदर पेमेंट मेथड, यहाँ पे आप अपना वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, पेपॉल जो भी है लगा के अपना बिलिंग एड्रेस डाल के यहाँ पे, ठीक है, और नेक्स्ट करके ओके कर लोगे ऐसे, तो आपका स्केड्यूल पिकअप हो जाएगा। ये लोग आपके पास जो आपने टाइम सेलेक्ट किया उस दिन घर आएंगे और आके उठा के बॉक्सेस ले जाएंगे। ठीक है, आई थिंक वी हैव प्रीटी मच कवर्ड, और लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। तो आई थिंक ठीक है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें और हम पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। जी, अनम्यूट करना स्टार्ट करें भाई, जिसने क्वेश्चन पूछना है वो अनम्यूट करे। हम जो फिर एक एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि ब्रांड्स को कॉल करने का, वो हम एंड पे करेंगे उसको थोड़ा सा। सैफ भाई एक्चुअली दैट्स वाज अ वंडरफुल सेशन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में होलसेल है ये कैसा है? ऑस्ट्रेलिया में होलसेल यार मतलब प्राइवेट लेवल की तरह ही है, और कोई इतना अच्छा नहीं है। मतलब वहाँ पे कंपैरेटिवली आपको बड़े कम बजट के साथ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे इतना मजा नहीं है। मतलब सेल्स बहुत कम है, बहुत कम सेल्स है। इवन के कम BSR वाले आइटम्स पे भी बहुत कम सेल्स है। सही। तो लो बजट हो या कोई आपके पास ऑप्शन ना हो तो फिर आप जा सकते हो, वरना इतना कोई अच्छा नहीं है। मतलब इतना हमने किया है, लेकिन इतना कोई फायदा नहीं है, मतलब कि कोई इतना बड़े सेलिंग आप कर सको वहाँ पे। सही। छोटी मार्केट है बहुत। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। वालेकुम सलाम जी। साहब भाई ये जो प्रेप सेंटर क्या है, वो कहते हैं प्रेप अकॉर्डिंगली करना था, किसने प्रेप करना है? अगर प्रेप को जो दिखाता है ऑप्शंस जी शार्प जी है, ये है वो है, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करते। फॉर एग्जांपल अपनी बस बबल रैप कर देते हैं या कुछ चीज़ें हैं अपनी, उसको प्रोटेक्शन शार्प को कर देते हैं। तो अमेजोन कुछ मतलब प्लेंटी डालता है, तो पेनलाइज तो नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। आप देखो, अगर आपकी आइटम किसी ऐसी कैटेगरी में फॉल होती है जहाँ पे आपको प्रेप की जरूरत है, उस पर पैकेजिंग कैसी करनी है, तो आप खुद ही करके भेजो। आप कोई मसला नहीं है। अमेजोन के पास तब मसला आएगा जब आप अमेजोन के पास गया तो वो कहीं मतलब पैकेट से फट के बाहर निकला वो आपका आइटम, वो कहेगा कि यार ये क्या मसला है, फिर आपको पेनल्टी डालेगा। जब उससे मसला नहीं आएगा ना आपके आइटम के साथ, वो आपको कुछ भी नहीं करेगा। या किसी कस्टमर ने कहा कि यार मुझे आइटम मिला है और ये तो मतलब शार्प था और ये पैकेट से फट के बाहर निकला है और मेरा जो है ना वो मैं इंजर्ड हो गया उसकी वजह से, सही। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो तब आपको मसला होगा, वरना आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इस केस में हम खुद यूपीएस की सर्विस ले रहे हैं कि हमें ब्रांड भी सर्विस देता है, कि कोई ब्रांड कहता है कि हम खुद ही डिलीवर कर देंगे, या हमें हर केस में खुद यूपीएस की सर्विस लेनी पड़ती है? देखो, अगर तो ब्रांड आपको कहता है कि यार शिपिंग फ्री है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ठीक है, आप शिपिंग फ्री लो उसकी, फिर आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आप आके अदर सेलेक्ट कर दोगे। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये चीज़ कि अगर ब्रांड आपको कहता है कि मैं खुद शिप करूंगा, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रहा था आपको। एक मिनट, आगे चले गए यहाँ से। ठीक है, अदर कैरियर जब आपने सेलेक्ट किया था ना, तो यहाँ पे आपके पास कैरियर्स आ रहे होते हैं, UPS, USPS और
फेडेक्स, तो आप उससे पूछ लोगे भाई आपका कौन सा कैरियर है, वो कहेगा यार फास्ट फेडेक्स है, सपोज फास्ट वे है या कोई भी है, तो आप वो सिलेक्ट कर दोगे। अगर वो कहता है कि नहीं यार मैं मुझे नहीं पता कौन सा होगा, बस कोई भी हो सकता है, तो आप फिर अदर कर दोगे, अदर कैरियर अदर, ठीक है। तो फिर आप उसका लेबल प्रिंट करके उसको दे दोगे। और अगर तो वो वरना नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि अगर वो कहे कि ना मैं शिप नहीं करूंगा, खुद नहीं फ्री शिप नहीं करूंगा, फिर आपको कहेगा कि यार ठीक है मैं अपने आपको प्रीपेड शिपिंग लेबल दूंगा, वो फिर आप लगा के उस पर शिप करो। तो रिकमेंडेड यही है कि आप यूपीएस का कैरियर यूज करो। यूपीएस कैरियर की कॉस्ट भी कम है कंपैरेटिवली बाकी कैरियर्स के साथ यूएसए के अंदर। ठीक है, और क्लियर है। फास्ट इसमें ये कि क्या नाम है, ब्रांड जो है नॉर्मली डिलीवर करता है, खुद सर्विस प्रोवाइड करता है कि हर दफा हमें खुद ही करवाना पड़ेगा? और डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, मतलब कुछ ब्रांड्स करते हैं कुछ नहीं करते। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके, और किसी का क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट कर लें। सर भाई ये शिपिंग प्लान कितनी दफ़ा हम डिलीट कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा अप्रूवल से पहले या अप्रूव भी कर लिया हमने तो? ओके, अगर आपने देखो अब यहाँ पे अगर मैं करता ना, यूपीएस होता है यहाँ पे, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं यूपीएस वाला अकाउंट दिखा नहीं सकता क्योंकि वो मेरे अपने नहीं है, तो एज इट इज सारे के सारे, और उसमें प्रोडक्ट्स लगे होते हैं तो वो मैं शो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है आप जब इसको कर दोगे ना, यहाँ पे जैसे मैं इसको कंफर्म कर दिया, यूपीएस आपने सेलेक्ट कर दिया, तो आपके पास 24 आवर्स का टाइम देता है यहाँ पे कि आप अगर आपने ये शिपमेंट कंप्लीट ना की हो, तो अगर आपने शिपमेंट कंप्लीट कर दी तो फिर तो आप जो है ना, आपको ये शिपिंग चार्जेस पड़ गए समझो, फिर आप इसको कुछ नहीं कर सकते। वरना फिर बेस्ट तरीका यही है कि आप 24 आवर्स उसके अवेल करो। यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि 24 आवर्स के अंदर जाके शिपमेंट आप जो है ना डिलीट कर सकते हो वॉइड चार्जेस करके, फिर आपको जो है ना वो शिपिंग चार्जेस नहीं पड़ेंगे। वरना अगर आपने कंप्लीट कर दी शिपमेंट और यहाँ से यूपीएस पार्टनर का यूज किया हुआ तो फिर शिपिंग के चार्जेस आपको पड़ेंगे, फिर आप भले डिलीट करो जो भी करो। तो आप फिर यही है कि डिलीट शिपमेंट जितनी दफ़ा मर्जी करो। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं डिलीट करूंगा, इससे जहरी सी बात है क्योंकि मैंने ये काम भी नहीं है, तो आपको दिखाने के लिए बनाया, तो मैं इसको 10 दफ़ा बना के डिलीट कर दूँ तो मसला नहीं मसला, ठीक है। सर भाई एक और क्वेश्चन है प्लीज। क्वेश्चन ये है कि मेरा, जब हम ब्रांड से बात कर रहे होते हैं, कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम शो नहीं करते कि हम अमेजोन सेलर हैं, लेकिन इन केस हमें ब्रांड से अकाउंट मिल जाता है, लेकिन जब हम उसको ये लेबल प्रिंट करके देंगे तो वो कहेगा कि आप तो इसको एफबीए करवा रहे हैं, जबकि आपने पहले कहा है कि हम इसको अमेजोन पे सेल नहीं करेंगे, अपनी ऑनलाइन साइट पे करेंगे। इस केस में इसका क्या हल होगा? इस केस में फिर इसका यही हल है कि आप उनको मतलब फिर अपने प्रेप सेंटर पे जाओ, उसे प्रेप सेंटर पे जाओ या अपने जो भी है आपका वेयर हाउस वहाँ पे जाओ, फिर वहाँ से आके अमेजोन शिप करो, डायरेक्ट शिप नहीं करो फिर उससे, क्योंकि ब्रांड को पता चल जाएगा। वैसे भी क्या मतलब, वैसे तो बेहतर है कि बताना चाहिए, लेकिन ये है कि आपने कुछ ऐसे सिनेरियोज में बन जाते हैं कि आप नहीं भी बताते हो फिर भी सेल कर रहे होते हो, तो वहाँ फिर आप जो है उसको अपने प्रेप सेंटर में वेयर हाउस में भिजवाओगे पहले, फिर वहाँ से आपके वेयर हाउस से अमेजोन जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इस तरह का इशू अराइज होता है? नॉर्मली हो जाता है, हुआ था हमारे साथ कि हम जब ब्रांड को कहा कि यार हम तो बड़ा कम स्टॉक वहाँ भेजेंगे, बाकी सारा अपने पास भेजेंगे, तो ब्रांड ने हमें कहा कि तो तुम सारा का सारा वहाँ भेज दो। हमने उनसे कहा कि मतलब पहली दफ़ा है इस तरह से, फिर आप वो आगे कम्युनिकेशन है, फिर आप कि आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है, तो उनको पता चल जाता है कि ये मतलब अमेजोन भेज दें, क्योंकि जब आप लेबल प्रिंट करोगे तो वाज़ेह तौर पर लिखा होगा इसके ऊपर ये वाला एड्रेस, जी, एफबीए लिखा होगा, MEL1 और FBA लिखा होगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये FBA कर रहा है। ओके। तो इस केस में बेहतर ये है कि हम इसको प्रेप सेंटर की सर्विस यूज करेंगे। जी जी, फिर प्रेप सेंटर की सर्विसेज यूज करेंगे। आपने हमेशा ट्राई करना है, अवॉइड करना है जितना ही प्रेप सेंटर प्रोवाइड कर सको। उसकी वजह यह है कि शिपिंग कॉस्ट डबल लगेगी जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम, और जहाँ पे नहीं कर सकते फिर मजबूरी है तो फिर करेंगे प्रेप सेंटर वेयर हाउस। तो इसके लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम ब्रांड से फर्स्ट कांटेक्ट करेंगे तो हम उसी में उसको डिस्क्लोज कर देंगे कि हम इसको एफबीए ही करेंगे। आप FBA की बात ना करो, बड़ा सिंपल सा वर्ड्स होते हैं, आप उनसे कह दो कि हम आपको प्रीपेड शिपिंग लेबल्स देंगे। देखो ना, मतलब कैसी वर्ड हमने घुमा फिरा दिया, प्रीपेड शिपिंग लेबल। ठीक है, तो वो वहीं पे अच्छा उसको समझ भी नहीं आएगा, पहले जाकर खुद देखेगा कि मैंने प्रीपेड शिपिंग लेबल बात की है बंदे ने, तो वो फिर आपको वहीं पे ओके कर देगा कि हाँ ठीक है यार मैं लगा दूंगा, तो आपका काम होगा इसमें कि वो लगा देगा। ठीक आप है, जब उसमें ये बताओगे ना अमेजोन शिप करूंगा या FBA करूंगा, वो अगली ईमेल आपको आएगी कि भाई मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है आपकी, तो आपने ये नहीं करना। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सैफ भाई उसके अलावा फॉर एग्जांपल जब समटाइम्स वो ये कहते हैं कि भाई एरिया है उसमें आप मतलब कि है ही नहीं तो हम आपको नहीं देंगे, उसके अलावा ऑनलाइन भी नहीं देंगे, किसी हिसाब से क्या करना चाहिए?
यार कन्विंसिंग पावर है फिर वहाँ पे यही है कि आप जब उसने इतना ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया तो एंड पे यही ऑप्शंस होते हैं आपके सामने कि आप उनसे ये कह सकते हो कि मतलब हमारा काफ़ी ब्रांड स्टेब्लिश्ड है और आपको अच्छी सेल ला के देंगे ब्रांड अवेयरनेस। अगर फिर भी नहीं मान गए तो फिर यही है कि फिर कुछ नहीं कर सकते आप, बस फिर समझो रिजेक्शन आई है फिर। ठीक। सही है। तो अच्छा, ब्रांड कॉल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 2-3 मिनट के लिए। मैं आपको रफ सा बता दूं, मैंने काफ़ी लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हैं ब्रांड कॉल आप कर लो एक या यहाँ पे कर लो। तो मैंने अगेन वो पहले भी रिपीट किया था कि यार ब्रांड कॉल जो है ना उसमें आपकी जो एक तो कम्युनिकेशन है वो मैटर करती है कि मतलब आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन किस तरह की है। तो मतलब इतना मैटर नहीं करती, लेकिन ये है कि आपको बोलने का थोड़ा बहुत वो होना चाहिए, मतलब कि क्या एक किस तरह से बोलना है प्रॉपर। तो अगर वो आपको बिल्कुल वही नहीं आइडिया है उसका, तो फिर आपको इंग्लिश कोर्स मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो एक दफ़ा देख लो कि थोड़ी बहुत इंग्लिश अपनी जो है ना स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो पहले तो अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं इंग्लिश तो बोल सकता हूँ, मुझे बस थोड़ी सी हेजिटेशन है, तो फिर ठीक है आप प्रैक्टिस करोगे तो 1-2 दफ़ा 5 दफ़ा कॉल करोगे तो सेट हो जाएगी और वो कोई मसला नहीं है इतना। और अगर फिर आप कहते हो कि यार आगे कन्विंस कैसे करना है, तो ये एक टॉपिक है। हाँ, कन्विंस कैसे करना है ब्रांड को, तो मैं आपको उसको थोड़े से कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। तो आप जब भी कॉल करें ना अमेज़न मतलब ब्रांड को, तो आपने कभी भी उससे डायरेक्ट कॉल पे ये बात नहीं करनी कि यार मैं अमेज़न पे शिप करने या अमेज़न पे सेल करने लगा हूँ। आपने हमेशा सबसे पहले उससे बात ही इस तरह से करनी है। मैं आपको मतलब ऐसे बता देता हूँ कि हेलो मतलब XYZ सन जो है ना वो एक हमारे पास एक ब्रांड होता है, एक क्रायोला के नाम से एक ब्रांड है। आप स्कूल से कॉल कर रहे हो तो आप उसे सिंपल से ये कहोगे कि मतलब हेलो क्रायोला टीम, वी आर इंटरेस्टेड इन बल्क बाइंग ऑफ योर XYZ आइटम्स, can you please let us know what's the process for that, and if you can share your catalog or just let us know what will be the best pricing you will be providing us। तो मतलब इस तरीके से आप उससे बात करना स्टार्ट करोगे कि हम मतलब आप बल्क जो है ना परचेज करने लगे हो, और वो फिर वहाँ पे होलसेल की बात भी नहीं आएगी, अमेज़न की बात भी नहीं आएगी। जब आप ये बात करोगे ना कि बल्क परचेज करने लगा हूँ, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि मतलब आपने बल्क परचेज क्यों करना है। तो आप फिर वहाँ पे उनको बताओगे कि मतलब हम हमारी वेबसाइट है, हम लोग पहले फिर आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट रेज करोगे कि मतलब हमारी वेबसाइट है और हम जो है ना आपका जो फलां कॉम्पिटिटर है ना उसका ऑलरेडी सेल कर रहे थे, लेकिन हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम आपका ब्रांड जो है ना वो क्योंकि हमारी मार्केट ऑलरेडी वो है, आपकी जो मार्केट है वही हमारी मार्केट है, जो कस्टमर कंज्यूमर मार्केट है, तो हम उसको टारगेट कर ही दे, तो हम चाह रहे हैं कि मतलब आपके आइटम्स को लिस्ट करें। तो ये एक ऐसी पंच लाइन होगी जो मतलब वहाँ पे आपको जहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस आई होंगे वहाँ पे अप्रूवल के चांसेस आई कर देगा ये। एक तो ये चीज़ कर दोगे आप। फिर आप नेक्स्ट आप उससे ये कह दोगे कि मतलब हम जो है ना वो ड्यू विद इन द US तो शिप करते हैं, लेकिन हमारा जो है ना वो बिजनेस है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। हम कनाडा में भी शिप करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी शिप करते हैं। मतलब आप अपने बिजनेस को बड़ा करके शो करोगे, बड़ा मतलब ग्रुप बना के, तो उससे भी आप एक कन्विंस कर सकते हो। ये कुछ लाइंस हैं जो मैंने आपको मतलब अपना आइडिया कन्वे करने के लिए आपको शेयर की हैं, और इसमें आप कुछ और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो कि आप उसको अपनी वेबसाइट का स्टेट्स बता सकते हो कि मतलब मेरी वेबसाइट के ऊपर भी महीने के 30,000 विजिटर्स हैं, वो 35% तक जो है ना वो चेकआउट का रेट है वहाँ पे, सक्सेसफुल चेकआउट्स। तो ठीक है, मतलब आगे कन्विंसिंग ही है अगेन क्या पॉइंट्स यूज़ करने हैं और किस तरीके से करने हैं। तो इट वुड बी मतलब वेरी मतलब डिफरेंट जो ना सिनेरियोज में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब अगेन वही प्रैक्टिस है, इस पे आप करना स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ें आपको खुद ही आ जाएंगी। अगर मैं आपको पहले दिन से आपको पहले दिन से कभी भी नहीं चीज़ आएगी कि आप पहले डर के बैठे हो कि कॉल ही नहीं करनी मैंने और पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसा सीन नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप कॉल करो, ये चीज़ें 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा करोगे तो सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हो तो जी आप कंटिन्यू कर लें, क्वेश्चन जो हैं मतलब। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ आपने एक शिपिंग एड्रेस का बताया था कि अगर आप ये एड्रेस ना यूज़ करते तो शिपिंग जो है वो लेट हो जाती, तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि वो वाला एड्रेस कौन सा है, अगर वो ना यूज़ करते तो शिपिंग लेट हो जाती। ओके, नोटेड। ठीक है, अच्छा शिपिंग एड्रेस हमने ये देखो ना यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया था ऑजमेट और ये सारा एड्रेस सिलेक्ट किया था। बेसिकली ये वो एड्रेस था जहाँ पे एक्चुअल से मैं शिप करूँगा, मतलब ये वो एड्रेस होगा जहाँ से मैं एक्चुअली शिप करूँगा, यानी कि अपने वेयर हाउस से अपने घर से वो यूज़ करूँगा। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप तो आई थिंक ये आप एक्चुअल एड्रेस ही यूज़ करोगे, लेकिन नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ का मसला नहीं है, अमेज़न को इस चीज़ से कोई मसला नहीं है कि आपने राइट एड्रेस यूज़ किया या कौन सा एड्रेस यूज़ किया। वो लोग ऐसी एड्रेस रैंडम उठा के डाल दिया यहाँ पे, और उसका नुकसान होता है। फिर आपको उसका नुकसान ये होता है कि वो शिपिंग आपने यहाँ पे देखो
आपका आपने शिप करना था मतलब सिडनी से या न्यू साउथ वेल्स से, तो और जो है ना अमेजोन ने आपको नियर बाय वेयर हाउस भी यहाँ पे देना था। अगर आपने कोई और एड्रेस सेट किया होता तो अमेजोन आपको पता नहीं उसके करीब कहीं जाके वेयर हाउस देता। फिर आपका वो इतना लंबा चक्कर कट के आपके पास जाके वो शिपिंग पहुंची, आपका लेट भी होता, और फिर आपको जब जितनी दूर आपकी शिपिंग जाएगी, आप कार्टन जाएंगे, अमेजोन उतनी ही आपसे चार्जिंग करता है आपके यूपीएस पार्टनर के लिए। तो आपकी शिपिंग कॉस्ट भी हाई होती और आपका जो है ना लीड टाइम या शिपिंग टाइम भी हाई हो जाता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमें सप्लायर शिप करता है या ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, हम उसका एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं और घर का एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। जी जी, जहाँ से आप बेसिकली शिफ्ट करेंगे, अगेन वही बात है, वो भले ब्रांड है या आप अपने घर से शिफ्ट कर रहे हैं, अपने प्रेप सेंटर से कर रहे हैं, अपने वेयर हाउस से कर रहे हैं, तो आपने ठीक है। हमेशा वही एग्जैक्ट लोकेशन लगानी है यहाँ पे जहाँ से आप शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम एफपीए करते हैं तो हमारी जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए? बाकी जो कॉम्पिटिटिव सेलर्स होते हैं उनकी जितनी ही हो या उनसे कम हो, जब हमारा अकाउंट न्यू होगा तो? आपको जो है ना वो कम्पिटिटिव जो है ना प्राइसिंग लिखनी पड़ेगी। वो अगेन वही बात है कि नया जो अकाउंट है ना वो डिफरेंट आइटम्स के ऊपर डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। अगर वहाँ पे ये भी हो रहा होता है कि कई दफ़ा आपको वो देखना पड़ेगा कि आप एक दफ़ा आइटम को मीटू करके लिस्ट करके ना हमेशा बाकी लोगों से प्राइस ज़्यादा करके बैठ जाओगे, 2-3 दिन तक ऑब्जर्व करोगे तो मुझे सेल आ रही है कि नहीं आ रही हाई प्राइस के ऊपर। अगर आ रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर तो नहीं आ जब रही फिर जी, एक दफ़ा मुझे कंप्लीट कर देंगे फिर आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है। तो अगर वो मतलब प्राइस आपने फिर आपने कहा कि मैं बाकी लोगों के साथ मैच कर दूँ सारों के साथ, जितनी मतलब सारे $11 में बेचने हैं, मैं भी $11 कर दूँ, तो फिर वहाँ पे आपको बाय बॉक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पॉसिबल है अगर कम सेलर्स हुए तो। बीइंग अ न्यू सेलर, कम सेलर हो तो आपको बाय बॉक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिल रहा, फिर आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी टू विन द बाय बॉक्स। अब वहाँ पे क्या होगा कि प्राइस वॉर स्टार्ट होने का मसला होता है। लेकिन ये है कि मतलब न्यू अकाउंट को बिल्ड करने का यही है कि या तो आप अपने रिव्यूज़ को बिल्ड करो, रेटिंग्स को बिल्ड करो, या फिर आप प्राइस वॉर में एंटर हो जाओ। फिर अगेन वही चीज़ है कि वहाँ पे मैप प्राइस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब ब्रांड ने सिलेक्ट किया हुआ है कि जी $11 से कम बेच नहीं सकते आप अगले दिन $10 लगा के बैठे होगे और कि जी मैं सेल लेना स्टार्ट कर दूँ, तो वो कर सकते हो। लेकिन वो रेयर केसेस में उसका भी एक सिनेरियो होता है कि मतलब आप रात के टाइम में किसी ऐसे टाइम 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए कर दो, सेल्स लेके वापस आप कर दो। लेकिन वही चीज़ है कि ये मतलब ब्लैक चीज़ है, ब्लैक है की किस्म का होगा। तो इस चीज़ से अवॉइड करो आपको, वरना फिर अगले दिन ही वो ईमेल आएगी बड़ी सारी कि जी आपने ये वायलेशन किया है, 24 आवर्स के अंदर सही करो इसे। नहीं करोगे तो आपका जो है ना वो सारा का सारा स्टॉक हम फ्रीज करवा देंगे। तो ये चीज़ें आपने टाइम जब स्पेंड हो जाएगा होगा ना आपका इसके अंदर फील्ड में, तो आपको खुद ही चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जी आप करें क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गई है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले ही वो वाली प्राइस दें जो बाकी सेलर जिस पे सेल कर रहे हैं? मतलब अगर 11 पे सब सेल करें तो हम भी 11 दें या 11 से थोड़े से सेंट कम कर दें? जी जी, वो कर दें। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया था कि ये असल में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था कि ये हुआ, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ था कि मैंने आइटम की प्राइस लगा के रख दी इस तरह से, मतलब मैच करके रख दी बाकी सारों के साथ। अब मुझे नहीं ठीक है। पता था कि इसके ऊपर मैप प्राइस भी है लगी हुई। अब मैप ठीक है। प्राइस की जैसे 11.50 थी, मैंने 11 लगा के रख दी क्योंकि मैंने कहा कि लोएस्ट प्राइस के साथ मैंने मैच कर दिया। जैसे ये लोएस्ट प्राइस है 9, सॉरी 9 थी, मैं इसको कहता हूँ कि 9.99 कर दी मैंने। ठीक है। और जब मैं अगले दिन मुझे ब्रांड की ईमेल आ गई कि आपने तो जो है ना जनाब प्राइस जो है ना वो वायलेट किया मेरे मैप से, तो मैंने कहा कि मैंने तो वो लोएस्ट वाले के साथ लगाई है। तो उसने कहा कि वो भी वायलेट करा था, तो वायलेट करो, तो मतलब दोनों को मैंने वो जो है ना ईमेल किया। तो वहाँ पे मैं फिर ये मतलब तब होता है, ये चीज़ें तब होती हैं जब आपके पास 50-50, 60-60 एसकेयूज़ होते हैं। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मतलब 50-60 एसकेयू की बात आके आती है। अभी तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप लगाओगे एक आइटम तो आपके पास 2 आइटम होंगे, 3 होंगे, तो आप बड़े केयरफुली लगाओगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका माइंड पहले से प्रीपेयर होना चाहिए। जब आप बड़े-बड़े अकाउंट्स को हैंडल करोगे, आप द इंशाल्लाह सब लोग कर रहे होंगे, तो वो आपको ये चीज़ों का आइडिया होना चाहिए पहले से कि मतलब ये क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मेरे साथ, क्या कुछ आ सकता है। तो मैप प्राइस जो है ना बड़ी ट्रिकी सी चीज़ है, इसको आपने बड़ा केयरफुली देखना है। जब भी आपको एक मैप मिलता है ना, तो वायलेट नहीं करना उसे। बार-बार वायलेट करोगे आपका स्टॉक फ्रीज़ हो जाएगा, आपकी सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन सारी ख़राब हो जाएगी, आपका अकाउंट बंद कर देगा वो होलसेल का। तो ये चीज़ें आपने मतलब देखनी है अच्छे तरीके से। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये जो आपने यूएसपी स्केड्यूल पिकअप का बताया है, तो इसमें जब हम अमेज़न से ये सिलेक्ट कर लेते हैं ये शिपिंग, तो उसके बाद हमें ये अलग से इसका भी फॉर्म फिल करना पड़ता है, ये स्केड्यूल पिकअप का भी? जी, जी, जैसे स्केड्यूल असल में होता ये इस तरह से है कि कुछ ब्रांड्स कहते हैं कि यार मेरे पास तो यूपीएस वाले आते हैं रोज़ाना या 1 दिन के बाद आते हैं, वो कल आएँगे, मैं खुद ही उनको हैंडओवर कर दूँगा, आपको स्केड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है। और कई दफ़ा वो कहते हैं कि हमारे पास तो यूपीएस वाले आते ही नहीं है, हमारे पास तो खाली फेडेक्स वाले आते हैं, तो यूपीएस वालों का तो आपको खुद करना पड़ेगा पिकअप्स का ये।
मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं, मैं आपके पास यूपीएस वाले खुद भिजवा देता हूँ, या आपका घर रहे, जैसे घर रहे, जैसे मैं यूके में किसी भी यूएसए में कहीं कैलिफोर्निया में रहता हूँ इन जगह पे, तो अब मेरे पास तो जो है ना वो यूपीएस वाले नहीं आएंगे ना मेरे घर रोजाना, तो मैं जब बुलाऊंगा तो तब नहीं आएंगे, तो वो उनको पिकअप स्केड्यूल करना पड़ेगा फिर यहाँ पे, जब मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँ कि वो मेरे घर आएँ और मेरे से आके बॉक्स उठा के ले जाएँ, तो फिर आपको ये इस तरह से स्केड्यूल पिकअप करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले अमेजोन पे सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इनका भी फॉर्म फिल करना है सेपरेटली। यस, मतलब ये फॉर्म फिल करके आपको स्केड्यूल पिकअप करके आपको पिकअप की एक आईडी मिल जाएगी यहाँ पे, वो आप अपने पास रखना संभाल के, तो वो जब भी पिकअप हो जाएगा तो फिर बस ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कहनी थी कि इस सेशन की वीडियो है रिकॉर्ड, अगर हो रही है तो फिर आप शेयर करेंगे हम सबसे? हाँ जी ऑफ कोर्स, मतलब ये शेयर हो जाएगी, ये ग्रुप में इसका लिंक जो है ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, किसी ने मैसेज भी किया है। सैफ भाई एक क्वेश्चन है मेरा, शायद इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके है कि सैफ भाई यूएस में एलएलसी रजिस्टर्ड कराने का क्या प्रोसीजर होगा, और मैं पहले एलएलसी रजिस्टर्ड कराऊंगा कि पहले मैं सेलर शेल्टर में अपना अकाउंट बनाऊंगा, और थर्ड चीज़ ये है कि मुझे यूएस में एलएलसी रजिस्टर्ड कराने के लिए किसी यूएस के रेजिडेंट को एंगेज करना लाजमी है कि मैं खुद से अपने पासपोर्ट पे करवा सकता हूँ? अच्छा, आपने 3 क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन था कि जी पहले अकाउंट जो है ना वो हम पहले वन बाय वन कर लेते हैं। अकाउंट की आपने बात की, और फिर एलएलसी की बात की, और फिर एंगेज करने की बात की। बिल्कुल ठीक है, जो पहले आपका क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल आपको जो है ना अकाउंट पहले बनाना चाहिए, तो उसमें होता ये है कि आपको पहले अकाउंट बनाना चाहिए, ठीक है, अमेजोन का, उसके बाद कंपनी बनानी चाहिए, ठीक है, एक ये ठीक है। क्लियर हो गया। और कंपनी बनाने के लिए आपको जो है ना मतलब सेकंड क्वेश्चन था आपका कि वहाँ का बंदा एंगेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल तो वहाँ का बंदा एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑन द सेफ साइड क्या होता है कि जो है ना अमेजोन का अकाउंट जो है ना वो आपका बनेगा उसकी वहाँ की डिटेल्स के ऊपर, उस बंदे की डिटेल्स के ऊपर, जाहिर सी बात है, यूएसए वाले की डिटेल्स के ऊपर। पाकिस्तानी ठीक है। डिटेल्स के ऊपर तो बनाओगे नहीं, तो फिर जब आप उसको अपनी इंडिविजुअल अकाउंट को अपग्रेड करोगे ना बिजनेस अकाउंट के ऊपर, तो फिर ठीक है। आपका किसी कंपनी के अंदर तो बंदा होगा ही नहीं। जब वो अमेजोन आपसे इन फ्यूचर कभी मांग लेता है कि यार आपने इस बंदे की डिटेल्स के ऊपर बनाया था अकाउंट, वो तो तुम्हारी कंपनी के अंदर ही निकाल गया वो, तो ठीक फिर है। आप क्या करोगे? तो फिर आपको उसको एंगेज करना चाहिए। वैसे एलएलसी के अंदर जरूरी नहीं है कि आप उस बंदे को एंगेज करो, एलएलसी उसके बगैर बन जाती है। तो और क्या क्वेश्चन था आपका? मैं एक ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले मैं अमेजोन पे अपना अकाउंट बनाऊंगा किसी यूएस के बंदे को एंगेज करके, उसके बाद जब मैं एलएलसी रजिस्टर्ड कराऊंगा उसमें उसको रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अमेजोन डिमांड करेगा कि वो बंदा किधर गया, इसलिए उसको एंगेज हाँ, इन करूंगा मैं। फ्यूचर के भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक तो है। उसके लिए मतलब ठीक है, आप आपने उसको ना क्या करोगे, 1% 2% का शेयर दे दो, कोई मसला नहीं है, उसमें एग्रीमेंट साइन कर लो कि मतलब उसके ऊपर कोई बड़ा प्रॉफिट गिनती का कोई इशू नहीं होगा, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, वो दूसरी स्टेट का भी हो सकता है, यूएस की किसी भी स्टेट का बंदा हो सकता है? जी बेसिकली क्या है कि हाँ किसी भी स्टेट का बंदा हो सकता है। फर्क सिर्फ ये होगा कि अगर आपने बनानी है सपोज वाइमिंग के अंदर एलएलसी और वो है टेक्सास का, तो फिर उसका ठीक है। फर्क सिर्फ ये होगा कि बन जाएगी, लेकिन आपको फिर टैक्स जो है ना वाइमिंग का वर्चुअल एड्रेस लेना पड़ेगा। अगर आप टेक्सास में बनाओगे तो उसका फायदा ये होगा कि वो जहाँ पे वो रह रहे हैं ना उसका एड्रेस एज अ फिजिकल एड्रेस यूज हो जाएगा, और आपकी कंपनी का जो है ना कंपनी का जो एड्रेस है वो बन जाएगा उसका एड्रेस। ठीक है। ठीक है, आपके ख्याल में रिकमेंडेड कौन सी स्टेट है कि जहाँ पर मैं अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवाऊँ? यार आधे से ज्यादा पाकिस्तान का 90% पाकिस्तान वाइमिंग में मुंजा हुआ है, तो वाइमिंग के अंदर हमारी अपनी भी कंपनीज वाइमिंग के अंदर हैं। वाइमिंग इज कंपैरेटिवली इजी बनाना, वहाँ पे फीस भी कम है, वाइमिंग भी अच्छा है, और टेक्सास ठीक में है। बनवा लो, टेक्सास भी सही है, डेलावेयर है। असल में रिकमेंडेड क्यों है कि यहाँ पे जो है ना कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है एक तो, और इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स का आपको फायदा नहीं है, आप कौन सा वहाँ वाइमिंग में रहते हो, लेकिन ठीक कॉर्पोरेट है। टैक्स का आपको फायदा है। तो इनकम टैक्स तो आपको जो है ना आईआरएस को पे करना पड़ता है, भले आप मतलब अगर आप वाइमिंग में रहते हैं फिर तो चलो नहीं पे करेंगे, लेकिन आप तो रह ही टेक्सास में रहे हैं, वाइमिंग में बना रहे हैं या कहीं पे भी या आप आउट ऑफ द कंट्री रह रहे हैं, नॉन यूएस रेजिडेंट है, तो फिर आपको वहाँ का टैक्स पे करना पड़ता है। वो आपकी आपकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी होती है इनकम टैक्स पे करना आईआरएस को एट द एंड ऑफ द ठीक है, ईयर। मींस के मेरा जो आइटम होगा उसके अगेंस्ट में वहां पर टैक्स पे करूंगा, जिसको नॉर्मली नेट जो होता है मेरा नेट प्रॉफिट उसका 21% होता है, जिसको मैं फेडरल टैक्स बोलता हूँ। नहीं, फेडरल टैक्स का वो एक डिफरेंट वो होता है, स्टेट टू स्टेट वाइज वो आईआरएस डिसाइड करता है। जो आप सेल्स टैक्स की बात करें वो डिफरेंट है। वो सेल्स टैक्स क्या है, बेसिकली अमेजोन खुद ही कलेक्ट करता है और खुद ही जो है ना वो मतलब स्टेट को पे कर देता है। यूएसए के अंदर आपको ये एज है, यूएसए के अंदर हर स्टेट के अंदर, कुछ स्टेट्स के अंदर नहीं करता, नॉर्मल कॉमन स्टेट्स के अंदर वो खुद ही अमेजोन
जब आइटम शिप होता है उस स्टेट के अंदर, वो खुद ही बंदे से सेल टैक्स कलेक्ट करके खुद ही अमेजोन आपकी स्टेट को पे कर देता है। ठीक है, मींस के सब स्टेट में वो सेम होगा टैक्स, मेरा सेल टैक्स की जो होगी परसेंटेज वो सेम होगी नहीं सब? वो डिफरेंट होगी, स्टेट वाइज होगी, वो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अमेजोन के आपके अकाउंट के अंदर खुद ही सारा मैनेज हो रहा होता है। एक ऑप्शन आई थिंक होता है, वो आपको क्लिक करना पड़ता है, वो आप कर लोगे तो वो खुद ही सारा कुछ हो जाएगा, आपको ठीक उसका है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस आपको होता ही है कि ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये आपको अकाउंटेंट करता है, हम लोग खुद भी करते हैं, तो वो होता ही है कि आपको ये कंपनी मिल जाएगी, आपको फिर एट द एंड ऑफ द ईयर ना, जब आपको कंपनी मिलेगी जनवरी के अंदर फर्स्ट मंथ में, ठीक आपके है। पास 30 दिन का टाइम होता है, तो आपने जो है ना वो अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करनी होती है कंपनी की, फिर आपने जो है ना वो सेल्स टैक्स फाइलिंग करनी होती है, ठीक और है। फिर उसके बाद फिर आपने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग और इनकम टैक्स फाइलिंग करनी होती है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपने हर साल करनी होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि अमेजोन का जो अकाउंट है उसके लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो मैं ओवरसीज के बनाऊंगा, ओवरसीज के नाम पे अमेजोन बनाऊंगा? का अकाउंट बनाने के लिए ना सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए, वहाँ का जो है ना, जिस कंट्री में अमेजोन का अकाउंट बनता है वहाँ का जो है ना पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है, और फिर उसी कंट्री का आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए बेहतर है, और जो चार्ज मेथड के तौर पर यूज़ होगा, और वहाँ का एड्रेस वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है, और सम ठीक। टाइम आपके पास वो आपसे ना यूटिलिटी बिल मांग लेता है आपके एड्रेस का, तो आपके पास वो भी होना चाहिए, पानी का बिल, गैस का जो भी है, बिजली का, वो होना चाहिए, ठीक और है। उसके बाद जो है ना आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, एज अ जो डिपॉजिट मेथड यूज होता है, यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो मुझे जो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस है, ये वहाँ की जो बंदा जिसको मैं एंगेज करूंगा अपने साथ उसका रिक्वायर्ड है, जी जी, उसका बिल्कुल, और या एड्रेस वगैरह? बिल्कुल उसका एड्रेस होगा रिक्वायर्ड। और फ़ोन नंबर भी होगा, वो सारा कुछ उसी का ही होगा। वो सारा उसी का होगा। जिस तरह हम इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, जिस तरह वर्चुअल एड्रेस है या बैंक अकाउंट है, ये ऑनलाइन हम परचेज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन जब म्यूचुअल एड्रेस होगा तो उसको यूटिलिटी बिल कैसे बनाओगे आप, ये मसला होगा ना, अमेज़न आपसे यूटिलिटी बिल मांग लेगा, फिर वो यूटिलिटी बिल नहीं होगा ना आपके पास। ठीक है। ठीक है, ये तो आपने मुझे प्रोसीजर बता दिया, मैंने अमेजोन में अकाउंट अपना बनाना है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि एलएलसी अगर मैंने रजिस्टर्ड करवानी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? उसके लिए सिंपल प्रोसीजर है कि आप पहले डिसाइड करोगे कि कौन सी स्टेट के अंदर बनानी है, तो उस स्टेट के अंदर फिर आपको ग्रुप में से लोग मिल जाएंगे, या आप मुझे बता दें, मैं मेरा अकाउंटेंट है तो मैं आपको वो रिकमेंड कर दूंगा, तो वो आपको सारा काम आगे खुद ही मतलब गाइड कर देगा कि जो है कंपनी फॉर्मेशन में EIN चाहिए होता है, कि आपको सबसे पहले कंपनी बनती है, फिर EIN बनता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स ID से करके, जब वो आ ठीक है। जाती है फिर रीसेल टैक्स ID बनती है, वो बनाने के बाद फिर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो होलसेल के लिए, और जब ठीक ये है। प्रोसेस में होता है तो सारा कुछ ये दरमियान में कर रहे होते हो, तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है फिर आप स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, अगर नॉर्मली एज अ न्यू यूजर मैं यूएसए में एलएलसी अपनी ओपन करवाना चाहता हूँ, तो कितना के एक्सपेंस मुझे रिक्वायर्ड है, कितने पैसे मुझे रिक्वायर्ड है टोटल इस प्रोसीजर में? यार सबसे पहले होती है स्टेट की फीस। अब स्टेट की फीस जो है ना वो डिफरेंट होती है, वाइनिंग के अंदर जैसे $100 है, डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट है। पहले तो स्टेट की फी होती है वो पे करनी पड़ती है, तो रफली वो एवरेज होती है 100 से $150 जितनी भी स्टेट है। ठीक उसके है। बाद फिर जो है ना आपकी उसके बाद फिर आपकी रीसेल टैक्स आईडी की फी होती है, जो फीस होती है मैं आपको बता रहा हूँ $50 से $60 की वो फी होती है। तो रफली जो आपकी फी होती है ना, जो आपने स्टेट्स को पे करनी होती है, जी। तो ये $200 तक की होती है। और उसके बाद फिर आप कहते हो कि मैंने फ़ोन नंबर लेना है, फ़ोन नंबर भी आपको चाहिए, तो $10 पर मंथ वो आपको मिलता है, स्काइप का ठीक। जिसके साथ। और फिर आपको कहते हो कि मैं जो है ना वर्चुअल एड्रेस बाय करूँगा, वो $30 रफली पर मंथ में आपको मिलता है। अगर ठीक आपको है। नहीं लेना तो फिर अलग बात है, वरना $30 रफली पर मंथ में आपको मिलेगा। ठीक है। तो आपका जो खर्चा होता है ना, मतलब जो स्टेट्स को पे करना होता है, वो होता है रफली तकरीबन $250 से $300 का, $300 आप लगा लो, मतलब स्टेट्स को आपको पे करना होता है, या जहाँ भी कोई परचेजिंग होती है। ठीक है। बाकी बच गया एंड के ऊपर आपकी जो एजेंट की फी है, वो रफली आपसे चार्ज करता है इस सारे काम करने का, क्योंकि ये तकरीबन प्रोसेस होता है भी, अगर आप नॉन यूएस रेजिडेंट हो तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है रफली तकरीबन 2 से 3 महीने का, 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये रफली आपको चार्ज करते हैं, मतलब $500 से $600 तक। टोटल आप बता रहे हैं, टोटल कॉस्ट बता रहे हैं 500 टू जी जी, 600? कंपनी फॉर्मेशन की बिल्कुल। ठीक है, इसमें सारी स्टेट की फीस इंक्लूड होगी? जी जी, वो डिपेंड करता है कि आपको अच्छा बंदा मिल जाए तो वो अलग बात है, वो फिर या फिर आपको वैसी ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको मिसगाइड करे तो अलग बात है, फिर आपसे $100 चार्ज कर लेगा। लेकिन मैं आपको रफ बता दिया कि जो मतलब असल चार्जेस होते हैं ना, वो मतलब इतने ही होते हैं, $500 से $600 फॉर कंपनी फॉर्मेशन। ITIN एक सेपरेट चीज़ है, फिजिकल बैंक अलग चीज़ है, वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आपके ख्याल में टेक्सास रिकमेंडेड है कि नहीं?
टेक्सास रिकमेंडेड है। टेक्सास की जो स्टेट्स है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अच्छी यहाँ पे एक स्टेट, यहाँ पे एक लिंक था, आई थिंक ये आ गया है ऑल 50 स्टेट्स का। अब यहाँ पे आप जाके देख लो कि यार ये कौन कौन सी स्टेट में सिंपल सी, कोई इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम टेक्सास। टेक्सास में $300 की जो है ना स्टेट फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। वायमिंग है $100 यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अब टेक्सास में आप देख लो कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट टेक्सास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं ये देखो ये आ गए 21%। और अब ये देखो वायमिंग में ये 0% होगा। Wyoming is one of the just states that have neither a corporate tax or not personal income tax, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। तो नॉर्मली पाकिस्तान में तो 90% ही वायमिंग में ही है। जी जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो इसी वजह से है उसके यार वो टैक्स पे करना होता है ना, तो इसलिए सारे बन जाते हैं। तो आई थिंक सो कि टेक्सास में कंपटीशन कम होगा इस हिसाब से फिर। नहीं कंपटीशन किस सेंस में मतलब? मींस के टेक्सास में कंपनीज जो एलएलसी है वो कम रजिस्टर्ड होंगी। नहीं होगी वहाँ पे, भी जरूरी सी बात है, उसमें कोई कंपटीशन तो है नहीं। मतलब आप ब्रांड आपसे ये नहीं कहेगा, ब्रांड सिर्फ तो एक मसला होता है कि जो आपका एड्रेस है ना। वायमिंग के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि जो 90% में से जो 70% लोग हैं ना वो एक ही एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी कंपनी ना सारी की सारी एक ही एड्रेस यूज़ करेंगे, तो वो मसला है असल। एक बंदे ने यहाँ पे वीडियो बना के छोड़ दी, सारे लोग जाके वही फॉलो करके वहीं से एड्रेस पाए पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं अपना माइंड यूज़ नहीं करते, वो खुद कहीं और से जाके बाय करने की बजाय सारों ने वहीं से बाय कर लिया। अब वो जब ब्रांड के पास जाते हैं, ब्रांड कहता है कि यार ये तो इस एड्रेस के पास से तो मेरे पास पहले से 5 बंदे आए थे, तो आपके पास आप सारे एक ही जगह बैठे हुए, ठीक है। तो फिर वो जो है ना आपको मतलब ये है कि एड्रेस आपने बड़ा वाइजली चूज़ करना है, बाकी तो कोई मसला वाइजली में बनाओ जहाँ मींस के जो हम वर्चुअल एड्रेस लेते हैं वो सब लोगों का सेम होता है, मतलब वो सेम होता है। वो यही कह रहा हूँ कि सेम हो गया है। वायमिंग के अंदर आपको जो है ना हर बंदा एक ही एड्रेस लेके बैठा हुआ है, तो आपने वो कुछ डिफरेंट एड्रेस फाइंड करना है जो बाकी लोगों से। जो एक ही एड्रेस है वो ये है कि जी हर बंदे के पास 30 एंड गोल्ड स्ट्रीट एक एड्रेस है, हर बंदा ये लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये नहीं लेना। मतलब वायमिंग के अंदर जाओ तो आपने कोई सेपरेट एड्रेस लेना है। आपको यहाँ पे वेब चले जाओ, यहाँ पे वायमिंग वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। ये लाइन लगी होगी यहाँ वेबसाइट की, ठीक है। ये देखो $50 में कोई दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फैलो वाले को दे रहे हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे जाके अपनी यूनिक एड्रेस जो थोड़ा सा बाकी से डिफरेंट होगा ना वो चूज़ करें। 30 एंड गोल्ड स्ट्रीट मैंने आपको बता दिया है, ये ना चूज़ करना है, बिल्कुल जो भी मिले वो चूज़ कर लीजिए। और आपके ख्याल में वायमिंग के अलावा भी कोई स्टेट है जहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स का रेट 0 हो? आई थिंक डेलावेयर 5-6 स्टेट्स हैं, मैं आपको जहाँ पे सर्च कर लें आपको आइडिया हो जाएगा। अभी डेलावेयर है आई थिंक, वहाँ पे भी नहीं है, बाकी आप सर्च कर लेंगे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। डेलावेयर में भी डेलावेयर है एक कॉर्पोरेट, ये है बल्कि यहाँ पे 8.7%, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं कॉर्पोरेट टैक्स की स्टेट, आप सर्च कर लेंगे ना इस तरह से तो आपको यहाँ पे, ठीक है यूएस स्टेट्स, तो आपको ये सारा यहाँ पे दे देगा। ओके। ये देखो साउथ डेकोटा एंड वायमिंग आर द ओनली स्टेट्स दैट डू नॉट लेवी अ कॉर्पोरेट इनकम और ग्रॉस बेसिक टैक्स। तो ये दो इसलिए हर मतलब वायमिंग में भागते हैं। बिल्कुल। तो सर भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक सेशन ऐसा अरेंज कर लें जिसमें आप हमें बिल्कुल स्क्रैच से यूएस में एलएलसी रजिस्टर्ड करवाने का सारा प्रोसीजर बता दें, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, या सेलर सेंटर में रजिस्ट्रेशन के लिए। बेसिकली सेलर सेंटर की रजिस्ट्रेशन की वीडियोस तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो वो तो आप वहाँ पे जाके वीबीसी में से या किसी बीएससी में से या इवन कि अमेजोन को यूट्यूब पे जाके सर्च करने को मिल जाएगी। बाकी रहेगी बात जो है ना एलएलसी फॉर्मेशन एलएलसी, हाँ वो उसके ऊपर आप एक काम करें कि आप अपने क्वेश्चन एक रेडी कर लें, किसी से भी क्वेश्चन पूछने हैं रेडी कर लें। क्वेश्चन आंसर जब होंगे ना तब मुझे आइडिया होगा, ऐसा मुझे ऐसा पता नहीं चलेगा कि मैं उसके अंदर क्या बताऊँ। चलो एक तो टॉपिक होता है ना, वो एक टॉपिक नहीं है, वो एक ब्रीफ डिस्कशन होती है। तो आप एक अपने क्वेश्चन आंसर नोट कर लें, फिर मैं से पूछ लूँगा मतलब ये चीज़ जो है ना मतलब इस तरह से है, और आप मुझे इसके बारे में गाइड करेंगे तो मेरे पास नॉलेज होगा, मैं आपको डिलीवर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर भाई इसमें एक चीज़ ये है कि यूके में आप रिकमेंड करते हैं कि यूएस में रिकमेंड करते हैं अगर हम होलसेल स्टार्ट करते हैं,
तो कौन सी मार्केट ज़्यादा बेहतर है? यार बेहतर इजी है यूएस से, तो आई वुड से कि यूएस से करो। कंपटीशन तो कट स्पॉट है, लेकिन ये है कि यूएस के अंदर थोड़ा सा इजी है यूके की। ठीक है, लेकिन मैंने सुना कि यूके में आपको अगर आपने अकाउंट रजिस्टर करवाना है, अपनी एलटीडी ओपन करवानी है, तो सिर्फ आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे करवा सकते हो, आपको किसी को साथ एंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ये है, ये फर्क है, लेकिन वो कंपटीशन है फिर आगे, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब एक और भी जो चीज़ है ना, वहाँ पे वैट के भी तो बड़े थोड़े बहुत पंगे हैं, थोड़े बहुत वैट के भी हो गया। कि भाई पहले वहाँ पे करो, फिर उसको क्लेम करो, और ये वो, तो मैं तो इसीलिए स्टार्ट ही नहीं किया यूके आप यूएस में ही कर रहे हैं इसका? मैं यूएस और कनाडा में कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया भी मैंने किया, मैंने आपको जैसे पहले बताया, मैंने और तीनों कंट्री। ठीक है सर, भाई कनाडा की मार्केट कैसी है? क्योंकि कनाडा में ऑलरेडी मेरे पास एक कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन मैंने भी उस पर काम स्टार्ट नहीं किया, तो आपके ख्याल में कनाडा कैसी जो मार्केट? कनाडा अच्छी मार्केट है। कनाडा का जो है ना यूएस की तरह का तो नहीं है सेल्स का, लेकिन कनाडा अच्छी मार्केट है और छोटी मार्केट्स के कंपैरेटिवली। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो ब्रांड्स बैठे हुए हैं ना, सारे के सारे वो यूएसए के ही बैठे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अप्रूवल यूएसए के ब्रांड्स लेना पड़ता है, फिर आप कनाडा में। ठीक है ठीक है सर भाई, थैंक यू सो मच। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? भाई वेयर जी जी। हाउसिंग है, अगर डिफरेंट 1 2 3 वेयर हाउसेस आ जाते हैं शिपमेंट में आपको भेजने हो, 2 3 वेयर हाउसेस हाँ जी, हाँ जी। तो क्या किया जाएगा? मतलब तो सेटिंग में ऑफ करने के अलावा कोई ऑप्शन है? ओके प्लेसमेंट का मैंने आप मेरे ख्याल से ये कह रहे हो कि जो है एक वेयर हाउस लेना है आपने, वहाँ पर 3 4 आ रहे हैं, ऐसे कह रहे हो आप? ओके तो मैंने आपको उसका बताया था कि यहाँ पे ना आई थिंक एक ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे नहीं, मेरे पास सेटिंग ही नहीं है इसकी पूरी की पूरी। वो आप मेरे पास कभी आओगे ना सेपरेटली, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा। एक ऑप्शन होता है फुलफिलमेंट सेटिंग के अंदर जाके ना, ये सिर्फ यूएसए के अंदर है, ठीक है, सिर्फ यूएसए के अंदर। कि आप जो है ना अमेजोन को प्लेसमेंट की फी पे करते हो, फिर अमेजोन आपको एक ही वेयर हाउस देता है, ठीक है, बाकी सारे पैटर्न एक ही जगह पे है। तो आप उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं प्लेसमेंट की। और ये एसपीडी और एलपीएल में मतलब कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे तो उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा एलपीएल में? कोई आइडिया है? इसका एज सच कोई वो नहीं है, लेकिन एलटीएल जो है ना, वो आपने देख लेना है। एलटीएल का यहाँ पे ना एक होता है, अमेजोन ने यहाँ पे आपको बताया होता है। मैं अपनी शिपमेंट्स में चला जाऊँ, एलटीएल में ना आप अमेजोन आपको बताता है 48 इंचेस मल्टीप्लाई बाय 48 इंचेस, और आगे होता है 72 इंचेस तक का, आई थिंक। तो आप देख लीजिएगा अगेन। तो आप जो है ना इसी के अंदर ही रहते हुए जितने बॉक्स पूरे कर सकते हो ना उस पैलेट के ऊपर, वो पूरे कर लो। वो भले 10 हो, 20 हो, 25 हो, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू सर भाई एक क्वेश्चन है कि अगर हमने बिल्कुल स्टार्ट करना हो अभी, तो पहले हमें अपना अमेजोन का अकाउंट बनाना चाहिए और एलएलसी की तरफ जाना चाहिए, कि पहले हमें ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, ब्रांड हंटिंग की तरफ? क्योंकि अगर आप देखें ना, अगर आप कह रहे हैं 2 से 3 मंथ का प्रोसेस लगेगा हमारा एलएलसी रजिस्ट्रेशन का या अमेजोन का अकाउंट बनाने का, तो अगर हमें लेट्स सपोज विद इन 1 मंथ हमें अप्रूवल मिल जाती है, तो उसके 2 मंथ के बाद हम उसे इन्वेंट्री लेंगे, उस 2 मंथ के पीरियड में हम अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड कराएंगे या अमेजोन का अकाउंट बनाएंगे? जी बेसिकली होता क्या है कि आप जब काम स्टार्ट करोगे ना अपने अमेजोन का अकाउंट बनाने का, एलएलसी बनाने का, साथ ही आप ब्रांड हंटिंग स्टार्ट कर दो। 2 महीने में ब्रांड हंट करके रख लो। अप्रूवल तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपका कंपनी में कैसे अप्रूवल आएगा। ठीक है, तो वो हंट करके रख लो, डाटा इकट्ठा कर लो। जब कंपनी का अप्रूवल आए तो फिर शुरू हो जाओ बस अप्रूवल के लिए। 100 300 400 ब्रांड 500 ब्रांड का इकट्ठा कर लो। आप टारगेट रख लो कि मैंने 500 ब्रांड्स का डाटा इकट्ठा करना है 2 महीने में। ठीक है, और जब कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी फिर 500 के 500 के साथ कर दो अप्लाई, ठीक है। ठीक है। ओके तो जी आप पूछें। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी गेटेड कैटेगरी में काम करते हैं तो अमेजोन हमसे इनवॉइस मांगता है या ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर? तो जो वो इनवॉइस मांगता है तो क्या वो वेरिफिकेशन के लिए मांगता है उस स्पेसिफिक सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर जिससे भी हम परचेज करते हैं, या वो जस्ट वैसे ही इनवॉइस मांगते हो? अमेजोन तो ये कहते हैं कि मैं वेरीफाई करता हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो वेरीफाई कुछ नहीं करता। वो जो है ना बस उसने एक प्रोसेस रखा हुआ है। तो ये है कि वो उसको इतना आइडिया हो जाता है कि मतलब ये लेजिट है कि फेक है। तो वही मैंने एक चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि आपने जो है ना फेक इनवॉइसेस सबमिट नहीं करनी है। फोटोशॉप करके ऐसे अकाउंट जो है ना वो रिस्क में आ जाते हैं। तो लेजिट इनवॉइस ही आपने सबमिट करनी है, वो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की हो तो इनवॉइस नॉर्मली एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है। अगर ब्रांड या
कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड जो है ज़्यादातर वो ये कहते हैं कि हम वेबसाइट वगैरह है या ई कॉमर्स बिजनेस है उनको हम अप्रूवल नहीं देते हैं, मतलब अगर देते हैं तो साथ आपका फिजिकल स्टोर भी होना चाहिए। तो इस सूरत में क्या हम कोई ऐसा स्टोर उनको बता सकते हैं जो किसी हमारे जानने वाले का हो, मतलब या ऑफ कोर्स अपना बिल्कुल 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 आप यूज़ करें। और ये है कि अगर आपके जानने वाले का है और वहाँ पे आप विजिट करवा सकते हो उन्हें। मतलब होता ही है कि मैं आपको बता दूं कि 50-50 चांसेस होते हैं कि आपने एक स्टोर का नाम बताया, वो आपसे पूछेंगे ही नहीं, वो कहेंगे ज़बरदस्त यार आपका स्टोर है, आपको अप्रूवल दे दिया। अब बाकी 50% चांस में क्या हुआ, वो कहते हैं कि जी हम आपका जो स्टोर है वो विजिट करेंगे और हमारा सेल्स पर्सन वहाँ पे आएगा, तब आप वहाँ फंस लेते हो। तो फिर ये है कि अगर आप अपने जानने वाले का है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप ठीक है। उसको कैश करवाएं और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। फिर तो वो तो अगर जानने वाले का स्टोर उस कैटेगरी में नहीं है जिस कैटेगरी में हमने ब्रांड से प्रोडक्ट्स लिए हैं तो फिर तो मसला हो सकता है। फिर मसला हो सकता है, ऑब्वियसली फिर मसला हो सकता है कि मतलब आप ग्रोसरी का आइटम वहाँ बेचते हो और वहाँ पे आप ऑटोमोटिव का अप्रूवल लेने गए हो, तो फिर जाहिर सी बात है मसला हो सकता है। लेकिन अगर आपका स्टोर की लोकेशन एग्जैक्ट है, आपके पास पिक्चर्स, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप 50% की बात करो ना कि जो लोग मतलब आगे से वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें से हार्डली 2 या 3% ब्रांड्स होते हैं जो आपसे विजिट की बात करते हैं। बाकियों को पता क्या चाहिए होता है, पिक्चर्स चाहिए होती हैं, स्टोर की पिक्चर्स। ठीक है, अगर आप ठीक है। पिक्चर्स स्टोर की लेके उस लोकेशन की दे दोगे ना उन्हें, तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मतलब आपके अप्रूवल्स की रेशो हाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब पिक्चर अगर हम जो हमारे जानने वाले के हैं उसके पास वो वाली पिक्चर्स नहीं है, मतलब वो उस कैटेगरी में नहीं सेल कर रहा, तो वो हम नो कोई नो किसी प्रेप सेंटर से भी कोई वेयर हाउस से भी ले सकते हैं। बिल्कुल 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 ले सकते ठीक है। हैं। अच्छा, एक और बात ये पूछनी थी कि ये जो अमेज़न पे स्टोर लिंक होता है, मुझे उसकी समझ नहीं आई थी। वो क्या होगा, मतलब हमारे जो स्टोर का लिंक है वो किस तरह से होता है, मतलब www.amazon/store/ उसके बाद क्या लिखा होता है, हमारी आईडी होती है या स्टोर का नेम होता है? और वो बेसिकली होता ही है कि जैसे मैं यहाँ पे आऊँ ना, एक आइटम है, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, जैसे ये 10 सेलर बैठे हैं, जैसे ये लीला ब्यूटी है एक नाम, इसको नए टैब में ओपन करूँगा ना, तो ये इसका एक लिंक जो है ना, ये इसका स्टोर फ्रंट है। हाँ जी। तो ये स्टोर फ्रंट का लिंक भी है, लेकिन असल में लिंक पता कैसे हो जाता है, अगर आप इसको सर्च करोगे ना amazon.com/shops, और आई थिंक ये आ गया ना, लाइव सिटी, ये देखो ये चीज़ है बेसिकली, ये आपका स्टोर फ्रंट। आपका जो लिंक होगा ना स्टोर फ्रंट का, अमेज़न आपको ना आपके सेलर सेंटर के अंदर ऑप्शन देता है कि आप अपनी शॉप का जो यूआरएल है ना, स्टोर का जो भी है स्टोर फ्रंट में, उसको कस्टमाइज कर सकते हो आप अपनी मर्जी से। अपना फ्लैग सिटी जैसे इसमें लिखा हुआ है ये लिख सकते हो, वरना जो नॉर्मल कैसे होता है, नॉर्मली ऐसे होता है, इस तरह का बड़ा सारा लिंक, मतलब ऐसे ये मार्केट प्लेस आईडी लगी होती है, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये इस तरह का ये होता है स्टोर फ्रंट लिंक। ठीक है। अच्छा, मैंने एक ब्रांड के साथ अकाउंट बनाया तो उसने मुझसे स्टोर का लिंक मांगा था, तो अब मैंने स्टोर का लिंक वैसे ही बना दिया, मतलब amazon/shop/ कोई नाम लिख दिया स्टोर का। तो फिर जब वो ब्रांड को दिया तो उसने कहा नहीं ये तो इनवैलिड है। तो वो ऑब्वियसली वो तो आपने जेन्युइन रखना, तो ऐसे नहीं करना कि मतलब ऐसे ही खुद बना के दे देना, लिंक तो एटलीस्ट वो चेक कर लेते हैं। तो आप जो है नहीं, मैंने मतलब वहाँ पे खुद बनाया था, सेलर सेंटर पे भी वो वाला लिंक पहले वहाँ पे जनरेट करके खुद बना के फिर वहाँ पे ब्रांड को दिया। नहीं, वो तो जब क्लिक किया तो वो कुछ आया नहीं, वो तो इनवैलिड आ गया होता। तो ऐसे नहीं, मतलब जैसे अब ये है ना, आपके पास स्टोर फ्रंट नेम भी है ना, तो मतलब कुछ छोटा मोटा स्टोर फ्रंट आपको कहीं से मिल जाएगा, छोटा स्टोर फ्रंट एक ढूंढ के रख लो, 10-12 रेटिंग खुला, वो उठा के दे दो, उनको पता भी नहीं चलेगा मतलब ये वाला स्टोर फ्रंट है। तो ये है कि वो स्टोर फ्रंट एटलीस्ट लिंक तो वो सही हो ना, कि जो मतलब क्लिकेबल हो, पता चले कि मतलब कुछ है भी स्टोर, ये नहीं कि मतलब ऐसे लिंक दे रही है जो स्टोर का लिंक ही नहीं है, कुछ और ही चीज़ है, वो वैसे नहीं करो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था कि सिर्फ कोई अमेज़न बारकोड लगाने से कॉस्ट ज़्यादा नहीं हो जाएगी, स्टार्टिंग में सिंपल नहीं जा सकते? जी, तो ठीक है भाई, आप जो है ना सिंपल जा सकते हो। मैंने आपको वही चीज़ कही है कि जब आपकी कड़ी इन्वेंट्री जारी होती है तो आप जो है ना रिकमेंडेड है कि आप मैन्युफैक्चर बारकोड के साथ जाओ। इट डजंट मैटर कि आप जो है ना एफएनएस के साथ जाओ, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। और अगर हमारे कंपटीटर की रेटिंग 6000 से 7000 है तो उसके कितने कम प्राइस पे बाई बॉक्स हमें मिलेगा? ये जो है ना बाई बॉक्स जो कितने पे मिलेगा, 6K या 7K, ये इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और आपका जो है ना मतलब सेलिंग हिस्ट्री के ऊपर। तो सेलिंग हिस्ट्री आपकी अच्छी होगी तो आपको बाई बॉक्स मिल जाता है, अगर आपकी प्राइस जो है ना बाकी लोगों से कम होगी तब मिल जाता है।
और एक पैटर्न बन जाता है, जब सेल्स आती है तब आपको मिल जाता है, तो इतना उसमें वो नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन था जी आपका, सेलर सेंट्रल जो है ना वो प्राइस फाइनल कर रहे होते हैं तब शिपिंग चार्जेस कितने रखने चाहिए, क्योंकि अक्सर पैकिंग कॉस्ट और इस तरह छोटी मोटी लेबलिंग की कॉस्ट पर बढ़ जाती है, और तब हम शिपिंग में कितनी प्राइस सेट करनी चाहिए। शिपिंग जो है ना वो मैंने आपको बताया था, यूएसए के अंदर एक सिंपल रूल है कि आपके जो आइटम का वेट है ना उसको आपने एलबीज के अंदर लेके आना है, पाउंड्स के अंदर। तो पाउंड्स के अंदर आ जाएगा तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 50 सेंट्स के साथ, ठीक है। और आपने हमेशा जो है ना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए 30 सेंट्स लाजमी लेबलिंग की फीस रखनी है, भले आप करवाओ या ना करवाओ। 50 सेंट्स मल्टीप्लाई बाय वेट इन एलबीज प्लस 30 सेंट्स ऑफ फॉर एफएनएसक्यू लेबल, वो आपने लाजमी लगाना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गए क्लियर। ओके 80%, ये आप काइंडली अगर अनम्यूट कर लें तो मुझे थोड़ा सा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ये आप चैट करें तो मुझे इसका वो हो नहीं रहा, मतलब आइडिया कि मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं। माइक खराब है। ओके चलिए, आप एक काम करें, आप जो है ना वो ग्रुप में मतलब पूछ लीजिएगा फिर ना, मतलब वहाँ पे एक वॉइस मैसेज कर दीजिएगा या कोई टाइप कर दीजिएगा, फिर मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। सर भाई मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम ब्रांड से अप्रूवल ले लेंगे तो उसके बाद हम उसको अपफ्रंट पे करेंगे, और कौन सा बैंकिंग वो यूज करेंगे, हम बैंक कौन सा यूज करेंगे? नहीं, अपफ्रंट क्यों पे करोगे आप? अपफ्रंट तो नहीं पे करोगे आप जब ऑर्डर करने लगोगे तो आप पूरी की पूरी अमाउंट पे करोगे। वो दो सिनेरियोज होते हैं, या तो आप कोई टर्म्स में या तो 30% मैं अभी दूंगा, आप 70% बाद में दूंगा जब शिप हो जाएगा। तो जब नया अकाउंट बनता है ना वो ऐसी इस टर्म्स के ऊपर नहीं आते, वो कहते हैं कि आप पूरी की पूरी एडवांस पेमेंट होगी पहले 100%, फिर हम शिप करेंगे। तो आप 100% जो है ना पहले पेमेंट करते हो एडवांस, फिर वो शिप करते हैं। और जो आप बैंक यूज करोगे वो तो डिपेंड करता है ना कि वो पेपॉल में भी कर सकते हैं कि पेपॉल से पे कर दो, वरना वो नॉर्मल होता है आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी होता है, क्रेडिट कार्ड तो जो है ना वो यूज होता है। या वो कई दफा आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे देते हैं कि जी हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दो, तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट से, आपके पास कोई भी हो सकता है, यूएसए में कर रहे हो तो ट्रांसफर वाइज भी कर सकते हो, पेओनियर भी कर सकते हो, मर्करी भी है वहाँ पे, बैंक ऑफ अमेरिका है, तो कोई भी यूज कर लो आप। तो इसमें सिक्योरिटी वगैरह क्या होगी, हम अगर यार उसको बड़े लोगों ने पेमेंट? क्वेश्चन पूछा है कि यार वो बैंक क्रेडिट कार्ड देते हैं हम, वो जी सीवीवी कोड हर चीज दे देते हैं उन्हें, तो उसका सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप जो है ना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो है ना कभी भी ईमेल के थ्रू ना दो या मैसेज के थ्रू ना दो किसी को। आप जो है वो फोन कॉल करके दो, उन्हें प्रोवाइड कर दो कि फोन कॉल पे आप मेरे से ले लें क्रेडिट कार्ड। वो मसला नहीं होता यार, अभी तक हमारे साथ तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं हुआ कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उनके पास थी उन्होंने वैसा एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, ऐसा कोई मसला नहीं। और बाकी ये है कि जो है वो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि एक फॉर्म देते हैं वो लोग, क्रेडिट ऑथोराइजेशन फॉर्म। मैं आपको अगर दिखा दूँ, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑथोराइजेशन फॉर्म आपको मिल जाता है अक्सर, मैं उसकी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का एक फॉर्म होता है, सॉरी बहुत छोटा हो गया, ये इस तरह का फॉर्म ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह का एक फॉर्म होता है, ये कार्ड होल्डर का नेम लिखा होता है, बिलिंग एड्रेस लिखा होता है, और ये लिखा होता है कि ये आप ये फिल करके दे सकते हो उन्हें, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मली इसी काम के लिए बना होता है कि मतलब आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स में, ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब सिक्योरिटी के लिए कि फ़ोन कॉल पे दो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ईमेल पे ना दो। ठीक है सर भाई इसमें यह है कि हमें कैसे इस तरह मेक श्योर करेंगे कि ब्रांड जो है वो ऑथेंटिक है, कोई स्कैम तो नहीं है इसमें? तो कोई इसका तरीका है कि हम ये पता कर ले कि ब्रांड जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है? कोई हमारे साथ इसमें ओरिजिनल तभी होगा जब आपसे वो कम्युनिकेशन करेगा आपने सही वाले ईमेल पे। मतलब ये है कि जैसे एक ब्रांड है ना यहाँ पे एडिडास है स्पोर्ट्स, तो अगर आपको ईमेल आ रही है ना mike@adidas.com से, तो इसका मतलब ओरिजिनल ही होगी। तो अगर आपको बंदा कर रहा है जी mike@gmail.com से और आपको कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दो, तो फिर वो फेक होगा। तो जब आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है ना थ्रू ईमेल या थ्रू, तो आपको वहीं से आइडिया हो जाता है कि मतलब ये जेन्युइन ईमेल से ईमेल आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे कोई फेक बंदा ईमेल कर रहा है। तो वो आपका ये है कि अपनी थोड़ा सा प्रॉपर करें, जब पेमेंट करने लगें तो पहले 2-3 दफ़ा किसी सीनियर से पूछ लें कि यार ये पेमेंट करने लगा तो ये मतलब वो जेन्युइन है, कोई मसला वसला तो नहीं है, तो वो आपको बता देंगे। ये नहीं कि मतलब वो बड़े लोगों से स्कैम हो जाता है, उनको नॉलेज नहीं होता इन चीज़ों का, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। स्कैम वैम कुछ नहीं होता इस तरह का, अगर आपको खुद आपको चीज़ों का पता है तो नहीं होगा कोई स्कैम आपके साथ करेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है।
तो बाकी क्वेश्चन होंगे वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा फिर आपको। ठीक है जी। हाँ चलें, ये सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।